Okay, Malik. So, good afternoon, Malik. Hopefully, everybody is doing good. Okay, now this is with respect to your quality review chapter. Quality review chapter, this chapter is applicable only for new syllabus. तो खाली जो new syllabus वाले student है वो देखिए. Again, this chapter is uploaded on YouTube. Will be uploaded on YouTube. तो again, because of certain amendments are there in this particular chapter. Nevertheless, this chapter is again based on the similar perception of peer review. लेकिन peer review और quality review दोनों फर्क है. Okay, दोनों में सबसे बड़ा फर्क है peer review करने वाला अपनी ICAI है. Okay, quality review करने वाला CG है, सेंट्रल गवर्नमेंट. Okay, यानी ऑल टुगेदर जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होगा, पीयर रिव्यू बोर्ड अपने काउंसिल मेंबर से बना होता है. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड यहां पर भी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होगा, ये अपना खाली सेंट्रल मेंबर के बना नहीं है, काउंसिल मेंबर से नहीं बना हुआ है. काउंसिल मेंबर रहेंगे लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेशन वाले बंदे भी रहेंगे. इसीलिए क्वालिटी रिव्यू थोड़ा सा एक व्हाट वी कैन से इज सम आउटसाइड पार्टी इज डूइंग द रिव्यू. इन पीयर रिव्यू, ओके, द मेन कॉन्सेप्ट वाज दैट अपने ही लोग ओके रिव्यू कर रहे थे. क्वालिटी रिव्यू में अपने लोग रिव्यू नहीं करेंगे, तो यहां पर इनके क्राइटेरिया अलग रहेंगे, इनके कॉन्सेप्ट अलग रहेंगे. ओके, इनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा. तो आपको ध्यान रखना होगा एग्जामिनेशन में क्वालिटी रिव्यू का किस तरह से क्वेश्चन है और किस तरह से ये कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट मालिक. ओके, चलो शुरू करते हैं. ओके, यहां पर कॉन्सेप्ट अपना क्या है. क्वालिटी रिव्यू में अपने पास टोटल 5 चीजें करनी है. 5 चीजें क्या करनी है मालिक? 5 चीजें का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. सबसे पहली चीज जो आपके पास आ रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. Now when I say scope and objective मतलब पहला जो अपन ने अगर याद होगा पीयर रिव्यू में पढ़ा था. दूसरा कॉन्सेप्ट ओके क्यूआर बोर्ड यानी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. ओके, इसके अंदर अपन जो देखेंगे ना मल्टीपल क्वेश्चन होंगे. क्यूआर बोर्ड कौन है, कैसे फॉर्म होता है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके पावर्स क्या है. ओके, उनके इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो रिव्यूअर होंगे, जो टेक्निकल रिव्यूअर होंगे, बोर्ड डिफाइन कैसे करेगा, ये स्ट्रक्चर अपन इसमें देखेंगे. तीसरा सिनेरियो होगा सिलेक्शन ऑफ एन ऑडिट फॉर्म. कौन सी ऑडिट फॉर्म सिलेक्ट की जाएगी, क्या बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होंगे, वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा. अगर आपको याद होगा तो पीयर रिव्यू में लेवल 1 लेवल 2 कैटेगरी वाले कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर आपको स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है. यहां पर भी कैटेगरी उस तरह से है. उसके बाद है क्यूआर प्रोसेस, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस अपन पढ़ेंगे. और उसके बाद होगा रिपोर्टिंग किस तरह से होगा. तो 5 चीजें हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है क्यूआर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, क्यूआरबी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे. उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एन ऑडिट फॉर्म. उसके बाद होगा क्यूआर प्रोसेस, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस. यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे. एंड उसके बाद होगा रिपोर्टिंग. ओके, यहां पर अभी नाम मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं. जैसे अपन ने पीयर रिव्यू में प्रैक्टिस यूनिट पढ़ा था, यहां पर प्रैक्टिस यूनिट नहीं पढ़ेंगे. तो सर यहां पर नाम क्या होगा? तो नाम थोड़े से ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए शॉर्ट फॉर्म, ताकि क्या होगा उसको यूज करने में आसानी से याद रहेगा. अगेन चैप्टर का कंटेंट आपको ऑलरेडी दे दिया गया है. ओके, यही चैप्टर के क्वालिटी रिव्यू चैप्टर 11 करके शीट ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं. जिस शीट के अंदर सारा का सारा कंटेंट जो मैंने रखा हुआ है, ये क्रैश कोर्स बैच रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके कंटेंट उसके हिसाब से काम आ जाएंगे मालिक. ओके, तो नेवरदलेस ओके बिफोर स्टार्टिंग एनी कंटेंट, तो एक बार मैं वापस रिकॉल करा दूं अपने पास क्वालिटी रिव्यू में कितनी चीजें पढ़नी है. 5 चीजें. सबसे पहला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड पॉइंट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, थर्ड पॉइंट अपने लिए होगा सिलेक्शन, चौथा होगा क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस एंड लास्ट पॉइंट वाज रिपोर्टिंग. अब सबसे पहला नाम तो आपके दिमाग में आ गया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, क्यूआरबी. एक क्यूआरबी आ गया. दूसरा यहां पर रिव्यूअर की जगह वर्ड होगा टेक्निकल रिव्यूअर. क्या नाम होगा मालिक? टेक्निकल रिव्यूअर. सर ऐसा क्यों कहा गया है टेक्निकल रिव्यूअर? रीजन सिंपल है. यहां पर ओके पीयर रिव्यू में क्या होता था, पीयर रिव्यू में जो रिव्यूअर होता था वो रिव्यूअर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस यूनिट की चीजें रिव्यू करता था. यानी वो प्रैक्टिस यूनिट के पास ही जाके बोलता था कि प्रैक्टिस यूनिट तेरे इसमें ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है और इसके हिसाब से काम कर. लेकिन यहां पर okay the selection is not of practice unit alone, the selection is of the company which is audited. यानी यहां पर 2 चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा. एक तो प्रैक्टिस यूनिट, उसका नाम अलग होगा, इधर इसका नाम अलग होगा, और एक वो जिसका ऑडिट कर रहा है और वो सिलेक्ट हुई है कंपनी, वो एक को वो करना पड़ेगा. यानी आप यहां पर जो रिव्यूअर होगा वो 2 चीज को रिव्यू करेगा. एक तो सीए फर्म, और वो सीए फर्म का जो क्लाइंट है, क्लाइंट का भी रिव्यू करने वाला है. ओके, क्वालिटी रिव्यू, बिकॉज ये सीजी का पॉइंट रहेगा क्वालिटी रिव्यू. इसलिए आप बोलोगे सर क्लाइंट कैसे परमिट करेगा, ये सीजी के नोटिशन में आएगा. तो इसीलिए क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर थिंग्स है, उनके नोटिशन 100% वो क्लाइंट के प्लेस पे, यानी ऑडिटर है या जो सीए फर्म है उसके क्लाइंट के प्लेस पे जाना नहीं जाना ये सब डिस्कशन बाद में रहेगा. लेकिन लॉजिक ये है कि उनके भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस देखेगा, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट में आता है, इसलिए इसका टेक्निकल रिव्यूअर बोलते हैं. तो यहां पर याद रखना, एक हो गया क्यूआरबी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एक हो गया टेक्निकल रिव्यूअर. ओके, और एक आएगा आपको क्यूआरजी मतलब क्वालिटी रिव्यू ग्रुप.
क्वालिटी रिव्यू ग्रुप मतलब क्या होता है? क्यूआरबी, ओके, क्यूआरबी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि टेक्निकल रिव्यूअर का पूरा एक से एक देखे। बहुत सारे टेक्निकल रिव्यूअर हो सकते हैं, बहुत सारे रिव्यू हो सकते हैं। तो क्यूआरबी क्या करता है? चीजें आसान करने के लिए क्यूआरबी क्या करता है? चीजें आसान करने के लिए क्यूआरजी बनाता है। व्हाट इज क्यूआरजी? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। ओके, वो एक हो सकता है एक से ज्यादा ग्रुप बनाए, यानी एक ग्रुप होगा जो इधर का देखेगा, एक ग्रुप होगा जो इधर का देखेगा, एक ग्रुप होगा जो इधर का देखेगा। तो क्यूआरजी करके नाम याद रखना, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। ओके, तो टेक्निकल रिव्यूअर कुछ भी अपडेट देगा, क्यूआरजी उस पर रिकमेंडेशन देता है और क्यूआरबी वो रिकमेंडेशन लेता है। इस तरह से क्यूआरजी का काम होता है। तो क्यूआरजी का भी रोल अपने को ध्यान में रखना होगा। क्यूआरजी का रोल क्या है वो अपने को समझना होगा। एंड वंस दैट इज ओवर, उसके साथ में और एक नाम है यहां पर प्रैक्टिस यूनिट की जगह द वर्ड इज यूज्ड इज ऑडिट फर्म अंडर, ऑडिट फर्म अंडर, ऑडिट फर्म अंडर, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, AFUR, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। क्या बोला गया मालिक? ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर आपको क्या क्या नाम हुए मालिक? वहां पर क्या था? पीयर रिव्यू चैप्टर में क्या था? प्रैक्टिस यूनिट था। प्रैक्टिस यूनिट के साथ में आपका और एक क्या था? ओके, पीयर रिव्यू बोर्ड था और एक क्या था? रिव्यूअर था। यहां पर क्या होगा? यहां पर सबसे पहले आप नाम याद रखोगे, दैट इज योर AFUR, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, AFUR, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। याद रखना, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, AFUR। उसके बाद है QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। उसके बाद है QRG, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। एंड और एक है टेक्निकल रिव्यूअर, टेक्निकल रिव्यूअर। उधर भी क्वालिफाइड असिस्टेंट था, इधर भी क्वालिफाइड असिस्टेंट टेक्निकल रिव्यूअर को ले सकता है। ओके, यहां पर क्राइटेरिया आपके अलग रहेंगे, वो दिखेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू। अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए न्यू सिलेबस। ओके, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे इसको ना देखे, और अगर देखना है नॉलेज पर्पस के लिए तो मेरा एकदम एकदम मानना ये रहता है कि भाई सीए बन जाए, उसके बाद नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ओपन है, कभी भी जिंदगी में देख सकते हैं। हाँ, और अगर पंचायती करनी है, फुकट की पंचायती करनी है, कुछ ऐसा काम धंधा अभी है नहीं हाल फिलहाल, तो फिर देखिए, फिर टाइम पास करिए, क्या दिक्कत है यार, कॉन्सेप्ट है, नॉलेज कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। सबसे पहला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पर एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन वर्ड याद रखना, कंटेंट की तरफ ध्यान रखना, कंटेंट को मिस मत होने देना, इसीलिए यहां पर एग्जामिन करेंगे। क्या मालिक? एग्जामिन। तो यहां पर है ना, एग्जामिनेशन हो रहा है, ये पॉइंट याद रखना। यहां पर चारों चीज जो ब्लैक में लिखी हुई है, ये सब एग्जामिनेशन हो रहा है। तो एग्जामिनेशन दैट, एग्जामिनिंग दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज एंश्योर्ड कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, ensuring that, okay, examining that statutory auditor ने स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया है। examining that statutory auditor ने लॉ को कंप्लाई किया है। तो पहला और दूसरा सिमिलर है, खाली आपको लॉ और ऊपर वाला स्टैंडर्ड है। ओके, उसके बाद AFUR, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। ओके, ऑडिट फर्म, ओके, अंडर रिव्यू, उनके पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी है, यानी क्वालिटी जो क्वालिटी है, अनदर क्वालिटी कंट्रोल है, वो सारा का सारा है। उनके पास क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, यानी SQC1 जैसा उनके पास क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है। एंड और एक पॉइंट है, ओके, नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट। ओके, जो भी क्लाइंट होगा, जो एंटिटी होगी सिलेक्ट करेंगे, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। चार चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, रट लीजिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज व्हाट अमेंडेड पोर्शन इज। ये अमेंडेड पोर्शन को आपको ध्यान में रखना होगा। सर इसमें कंफ्यूजन ये है कि सर आपने पहले दो में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला, उसके बाद AFUR बोला, ये क्या है? ओके, देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, ओके, XYZ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें X, Y और Z तीन अलग अलग पार्टनर है। जब मैं पहला और दूसरा बोल रहा हूं तो मैं एग्जांपल लेते हैं, X इज ए साइनिंग पार्टनर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। X is a signing partner of Hindustan Unilever Limited. Now please do understand, पहला क्या देखा जाएगा? क्या X ने HUL को ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया? दूसरा देखा जाएगा, क्या X ने HUL को ऑडिट करते वक्त रेगुलेशन को कंप्लाई करते वक्त ध्यान दिया? उसके बाद देखा जाएगा, क्या XYZ एंड कंपनी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, क्या उनके पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है? क्या समझ में आया? तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और उसके बाद फर्म की बात हो रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एंड लास्ट पॉइंट, HUL जो हमने सिलेक्ट किया है, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। आप ये समझिए, दिस इज व्हाट ए बेसिक डिफरेंस। पीयर रिव्यू में क्या था? खाली हम लोग ऑडिट फर्म की बात कर रहे थे। ऑडिट फर्म के पास क्या क्वालिटी कंट्रोल है? ऑडिट फर्म ने क्या ध्यान में रखा हुआ है? पॉलिसी प्रोसीजर में है क्या? ऑडिट फर्म ने टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किया क्या? यहां पर वो खाली ऑडिट फर्म की बात नहीं कर रहा, ऑडिटर, ऑडिट फर्म और उसके क्लाइंट यानी एंटिटी जिसका ऑडिट हुआ है, उन तीनों की बात किए जा रहा है। तो दैट इज व्हाट योर फर्स्ट स्ट्रक्चर शुड बी केप्ट इन माइंड। तो मेरे ख्याल से पहला स्ट्रक्चर को किक मारे, ओके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू? तो पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। एक चीज एकदम क्लियर इन्होंने एम्फसाइज करके बोली है, जो रेड में लिखा हुआ है, और वो आपने ध्यान में रखना चाहिए। ओनली स्टैट ऑडिट इज कवर्ड हियर, नो इंटरनल ऑडिट इज कवर्ड। मेक इट श्योर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही यहां पर देखा जा रहा है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, वही इस एरिया में क्वालिटी रिव्यू में कवर होंगे। अदर देन दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई दूसरा ऑडिट कवर नहीं होगा, यानी इंटरनल ऑडिट को यहां
यहां पर कवर नहीं किया गया है। अगेन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मीनिंग सेम है इसलिए मैंने यहां पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग अगर आप देखोगे, एज पर क्यूआरबी, एज पर क्यूआरबी द टर्म टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूड, बिकॉज इसमें खाली टेक्निकल है, प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या चेंज है वो देख लीजिए। ऑलमोस्ट सेम आंसर है इसलिए मैंने उस शीट में लिखा है। प्रीफेस टू द स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हुए। प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग एंड रिव्यू, यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रिव्यू स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 यानी नेफ्रा का पॉइंट। द फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है मालिक। द एप्लीकेबल क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीए। द नोटिस एंड डायरेक्शन गाइडलाइंस issued by ICAI, ठीक है। अदर रिलेवेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रेगुलेशंस एंड रिलेवेंट गाइडेंस, ओके, जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि गाइडेंस व्हिच आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट एंड कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI, ये कंप्लाई किया है क्या? ये पॉइंट आप टेक्निकल स्टैंडर्ड में माने जाओगे। तो सर यहां पर इन क्वालिटी रिव्यू आर वी चेकिंग टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड और आर वी चेकिंग ओनली टेक्निकल स्टैंडर्ड? वी आर चेकिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड, लेकिन उसके अंदर ही आपको अभी प्रोफेशनल इथिक्स भी तो कवर है मालिक। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड का डेफिनेशन वाइड है, ओके, बिकॉज दिस डेफिनेशन डज इंक्लूड द इन्वॉल्वमेंट ओनली, नॉट ओनली ऑफ ICAI, इट इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ CG ऑल्सो। तो ये दोनों के कंटेक्स्ट में टेक्निकल स्टैंडर्ड को इस तरह से डिफाइन किया, लेकिन देखा जाए तो सारा का सारा जो आपके पहले वाला आंसर है वही सारी चीजें कवर हो रही है यहां पर, ओके। तो याद रखना स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अब जाते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पे, ओके, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में हम देखिए 4 क्वेश्चन अपने को करने हैं। 4 क्वेश्चन क्या? पहले ये बोर्ड कैसी बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और कंपोजिशन क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन बनाएगा और उसके अंदर कौन कौन मेंबर रहेंगे, दैट इज कंपोजिशन। सेकंड क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ दिस बोर्ड, ये काम क्या, फंक्शन क्या करना है। पावर्स ऑफ दिस बोर्ड, ये जो काम करना है उसके लिए पावर चाहिए रहेंगे, तो पावर्स क्या है। तो फंक्शंस अपन एक डिस्कस करेंगे, पावर्स और एक डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, कवरेज, ये लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे, क्या क्या चीज कवर करेंगे। तो 4 चीजें क्वालिटी रिव्यू बोर्ड देखेगी। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में 4 क्वेश्चन रटने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन, दूसरा पॉइंट फंक्शन, तीसरा पॉइंट पावर्स एंड चौथा पॉइंट क्या क्या चीजें कवर करेंगी। व्हाट आर द कवरेज ऑफ दिस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड टू कवर व्हेन दे आर डूइंग ए क्वालिटी रिव्यू, व्हाट आर द कवरेज। सर ये स्कोप जैसा नहीं हो गया, 100% स्कोप जैसा हो गया, कौन नहीं बोल रहा स्कोप जैसा नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्लियर रखना है कि स्कोप मतलब यहां पर इन शॉर्ट उनका कवरेज किस हद तक रहेगा वो दिखाया हुआ है। कवरेज वो क्या क्या और चीजें कवर करेगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कवर नहीं करनी चाहिए, वो कवरेज के ऊपर है। तो यानी इन शॉर्ट ये ऑब्जेक्टिव जैसा माना जाएगा, ओके, और ये स्कोप जैसा माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है, स्कोप देखेंगे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 11 मेंबर्स होंगे, 10 मेंबर, एक चेयरमैन। यानी याद रखना चेयरमैन इज नॉट फ्रॉम द मेंबर, चेयरमैन अलग से होंगे, यानी टोटल 11 नंबर होंगे, 11 में से 10 मेंबर होंगे और एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन और 5 मेंबर का सिलेक्शन विल बी डन बाय CG। चेयरमैन एंड 5 मेंबर का सिलेक्शन विल बी डन बाय CG एंड 5 मेंबर का सिलेक्शन विल बी डन बाय काउंसिल। यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 11, 11 में से 6 CG सिलेक्ट करेगा और 5 कौन सिलेक्ट करेगा, काउंसिल। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज व्हाट इज डिफरेंस इन अर्लियर कॉन्सेप्ट। 12 के 12 मेंबर, मैक्सिमम 12 होने चाहिए थे उधर, मैक्सिमम 12, याद आएगा मालिक, उधर मैक्सिमम क्या होने चाहिए थे, 12। यहां पर बोर्ड कंप्राइज ऑफ दिस मच, इधर मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बिकॉज यहां पर बाहर वाले इन्वॉल्व, CG इन्वॉल्व है, इसीलिए बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन एंड 10 मेंबर। इट इज नॉट मैक्सिमम ऑफ दिस वन, इट इज चेयरमैन एंड 10, जिसमें से चेयरमैन विल बी सिलेक्टेड बाय CG एंड मेंबर्स में से 5 वो CG एंड 5 काउंसिल। ये इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि पीयर रिव्यू में मैक्सिमम 12 बोला था, उधर पीयर रिव्यू बोर्ड में, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में 11 के 11 रहने ही रहने हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके ठीक है, अभी जो बोर्ड जैसे जैसे जिसकी कैजुअल वैकेंसी होगी उसके हिसाब से वो उसको वापस से अपॉइंट करेगा। ये लॉजिक तो आप दिमाग में रख लीजिए। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ बोर्ड क्या होंगे, ये बोर्ड क्या काम करने वाला है। तो ये बोर्ड 3 काम करने वाला है, अपने काउंसिल को रिकमेंडेशन देगा, यानी अब जब रिव्यू हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, उसके बाद उसको लगा ये मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है और ये क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं दे रहा है, तो अपने काउंसिल को बोलेगा, काउंसिल अरे भाई यार ये मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव कर यार, ओके, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करो। सेकंड, ये रिव्यू करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर, यानी पहला पॉइंट तो काउंसिल के थ्रू आपको चेंज करवाएंगे, काउंसिल के थ्रू चेंज करवाएंगे। दूसरा, ये खुद उसको रिव्यू करेंगे, और तीसरा, ये खुद मेंबर को गाइड कर सकते हैं रेदर देन ओके काउंसिल के पास जाके, ये खुद मेंबर को गाइड सकते हैं, मेंबर आपने ऐसा ऐसा करना चाहिए। दैट इज योर 3 फंक्शंस टू बी केप्ट इन माइंड। मेक इट श्योर आपके दिमाग में क्लियर है। व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ ओके क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो 3 फंक्शन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के क्या है, सबसे पहले ICAI, दूसरा मेंबर, ओके, और तीसरा मेंबर। वापस बोल रहा हूं, ICAI मेंबर ICAI को गाइड करेंगे, ICAI को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंडेशन। दूसरा, मेंबर का क्या करेंगे काम, रिव्यू करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस, और उसके बाद वापस गाइड करेंगे मतलब बताएंगे ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन,
रिव्यू गाइड, रिकमेंडेशन रिव्यू गाइड। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चेंज आया है या अमेंड आया है यहां पर, ये समझने को करो। ओके, नेफ्रा के जो डिफाइंड कंपनीज है, यानी नेफ्रा के, अगर आपको याद होगा नेफ्रा का, इसमें अगर जिसने नेफ्रा का नहीं पढ़ा होगा कंपनी ऑडिट में पढ़ लेना, या तो नवंबर 20 का अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, उसके अंदर नेफ्रा का पॉइंट कवर किया हुआ मैंने। नेफ्रा केस में देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी जिसके अंदर नेफ्रा बताते हैं कि इनके ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कैसे हो, मतलब नेफ्रा बताएगा इस केस में, नेफ्रा की रिपोर्टिंग होगी, नेफ्रा के स्टैंडर्ड्स होंगे एंड अदर थिंग्स होगी, नेफ्रा कवर करता है। ओके, इस केस में ये लोग बोलते हैं अगर उस क्लास ऑफ कंपनी का ऑडिट क्वालिटी रिव्यू करना है, उस क्लास ऑफ कंपनी का क्वालिटी रिव्यू करना है, एग्जांपल एक लिस्टेड कंपनी है जिसको नेफ्रा गवर्न कर रहा है, ओके, वो लिस्टेड कंपनी का रिव्यू करना है, ओके, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल इनको नेफ्रा से एप्लीकेशन नहीं आए कि इनका रिव्यू करो। क्या समझ करो मैं क्या बोल रहा हूं। नेफ्रा जब तक इनको बताती नहीं है कि इस कंपनी का, जो नेफ्रा के गवर्न कंपनी है, नेफ्रा के कैटेगरीज कंपनी है, नेफ्रा का सेक्शन पढ़ लेना 132 133, उसके अंदर आप देखोगे उनकी कंपनी क्लास ऑफ कंपनी डिफाइंड है जिसके नेफ्रा के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो नेफ्रा जो क्लास ऑफ कंपनीज जिसमें रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उस क्लास ऑफ कंपनीज का क्वालिटी रिव्यू जो बोर्ड है वो खुद कुछ नहीं करेगा, वो नेफ्रा के सजेशन करने के बाद ही क्वालिटी रिव्यू हो सकता है। यानी क्वालिटी रिव्यू में सिलेक्शन उनका अपने आप सुओ मोटो या कुछ बेसिस पे नहीं होगा अनलेस अनटिल नेफ्रा से क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास नहीं आया कि भाई इनका ओके रिव्यू करना है। तो इनका रिव्यू कब होगा? ओनली इफ नेफ्रा का सजेशन आया। नेफ्रा का सजेशन नहीं आया तो इनका रिव्यू नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए। दिस इज योर फंक्शंस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो 3 फंक्शंस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आपने ध्यान में रखने चाहिए। व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड? ओके, पहला, टू मेक recommendations to council with regard to quality of services provided by member, to review the quality of services provided by member including audit services, to guide the member of the institute to improve the quality of services। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? और ये होने के बाद क्यूआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, जो आपने हाईलाइट करनी चाहिए। QRB reviewing audits of companies or bodies specified under Rule 3 of NEFRA will only arise in case a reference is so made to QRB by NEFRA and not otherwise। यानी भाई QRB खुद होके इनके रिव्यू नहीं करेगा। ओके, इनका रिव्यू जब भी हो सकता है जब नेफ्रा इसको बोले। ओके, तो ये मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो इसका मतलब अभी देखो अगला स्टेटमेंट पे आपको और क्लियर आ जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंगली QRB would now be able to initiate reviews of quality of audit services provided by member of institute only in respect of entity other than those specified under Rule 3 of NEFRA। यानी नेफ्रा रूल्स के अंदर, रूल 3 के अंदर जो कंपनीज कवर्ड है वो कंपनीज के लिए अनलेस अनटिल नेफ्रा नहीं बोलता तब तक उसका रिव्यू नहीं हो सकता। तो उसके अलावा जो कंपनीज है, एंटिटीज है, उनके इसमें ही ये क्वालिटी रिव्यू गवर्न करता है। ये सबसे मेजर अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट। ओके, तो आपको नेफ्रा रूल के हिसाब से जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है ना वो याद रखनी चाहिए यहां पर। तो यहां पर मैं स्टार मार्क करके रखता हूं। जब आपको कंपनी ऑडिट पढ़ूंगा तब इसको मैं मिक्स करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, और तब जाके अपन एमसीक्यू देखेंगे या कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको अपन इंटीग्रेट करके अपने को एमसीक्यू आएगा और उसके बाद पूछा जाएगा क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इसके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है। तो अपने को दोनों का आंसर मिक्स करके ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है मालिक? ये हो गया। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, पावर्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। सेम सिनेरियो, नो चेंज। ओके, सबसे पहला, इवैल्यूएट एंड रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर। यानी भाई ओके, जो क्वालिटी ऑफ वर्क या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लेट डाउन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, रिव्यू करेंगे। सेकंड पॉइंट ये लोग बोलते हैं इवैल्यूएट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, तो क्राइटेरिया भी लेट डाउन यही करेंगे। यानी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का और एक पावर है कि इससे इस तरह से इवैल्यूएट होगा, इस तरह से इवैल्यूएट होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जिसके सामने इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो सेकंड क्राइटेरिया लेट डाउन करेंगे। थर्ड, उनको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। चौथा, वो एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ इश्यूज आए, ओपिनियन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, ओके, तो एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, एक्सपर्ट्स को टेक्निकल एडवाइस के लिए वो बुला सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन टू काउंसिल दे सकते हैं। ये उनके पास पावर्स है। तो व्हाट आर द 5 पावर्स एज सच? बेसिक पावर है इवैल्यूएट एंड रिव्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ओके, दूसरा पॉइंट, जो रिव्यू इवैल्यूएट करना है उसका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इज सेट बाय देम, क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। थर्ड सिनेरियो, दे कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन। फोर्थ सिनेरियो, दे कैन आस्क एक्सपर्ट टू कम and give the opinion or analysis, and fifth point, they can give recommendation to council। बात खत्म, आंसर ओवर। ओके, ये 5 पॉइंट को आपने रटने का। इवैल्यूएट एंड रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ओके, जो भी प्रोवाइडेड मेंबर बाय इंस्टीट्यूट। ओके, लेट डाउन द प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ठीक है मालिक। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, काउंसिल, मेंबर्स, किसी से भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन तो आईसीए को भी देगा, तो उनसे इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं मालिक। देयर इज नो बाउंडिंग के खाली ये लोग मेंबर से मंगाएंगे। इनवाइट एक्सपर्ट्स टू प्रोवाइड एक्सपर्ट और टेक्निकल एडवाइस और ओपिनियन और एनालिसिस, ओके, बुला सकते हैं। एंड मेक रिकमेंडेशन टू द काउंसिल to guide the member of institute to improve their professional competence and quality of services। ये पॉइंट रहेगा आपके लिए पावर्स। मेरे ख्याल से क्लियर है आंसर। ओके, तो भाई यार पहला कंस्टिट्यूशन कंपोजिशन ठीक है, दूसरा फंक्शंस ठीक है, तीसरा पावर समझ में आ गया। कवरेज, अब कवरेज एकदम अच्छे से देखो, ये मैं आपको बता चुका हूं कवरेज क्या होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट की क्वालिटी कैसी है,
क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट? स्टैंडर्ड्स फॉलो किए कि नहीं, 210, 220, 230, ओके 700, 705, 706, 701, उसके बाद 500, 500 के बाद आपके 315, 330, 450, व्हाटएवर इट में भी, जो भी स्टैंडर्ड के सीक्वेंस हो गए, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपने बरोबर कंप्लाई किए कि नहीं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए वही तो देखा जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने रिपोर्ट बरोबर किया है कि नहीं, रिपोर्ट का पॉइंट है कि नहीं, इसका मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, ये सारी चीजें चेक की जाती है, क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑफ एएफआईयूआर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रिपोर्टिंग बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पहला पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट आप याद रखना, यहां पर क्या देखा जाएगा मालिक, यहां पर जो सबसे स्ट्रक्चर्ड पॉइंट होगा, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मालिक, पिंक करता हूं, ओके जो सबसे स्ट्रक्चर होगा, क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ओके स्टैट्यूटरी ऑडिट की क्वालिटी कैसी है, उनकी रिपोर्टिंग कैसी है, रिपोर्टिंग डन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कैसा है, ये चेक किया जाएगा। एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क बाय ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू, ओके वो देखा जाएगा, यानी दो चीज देखा जाएगा। ओके अगर आपको याद होगा एक्स के बारे में, एक्स ने काम कैसे किया वो देखा जाएगा, और एक्स वाई जेड के पास क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, ये दो स्कोप होंगे। और ये दो स्कोप में मैंने आपको यही बोला हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि खाली स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, तो एक्सक्लूजन क्लियर कट है, स्क्रीन पे देख लीजिए। इंटरनल ऑडिट नहीं देखेंगे, टैक्स ऑडिट नहीं देखेंगे, जीएसटी ऑडिट नहीं देखेंगे, स्पेशल पर्पस ऑडिट, ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये मैंने आपको क्लियर किया, ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके एंड अगर कोई मेंबर एम्प्लॉयमेंट में है, मेंबर एम्प्लॉयमेंट में, और वो स्टैट्यूटरी ऑडिट का असिस्टेंस कर रहा होगा, तो उसका इसमें भी अपन नहीं देखेंगे। यानी इफ देयर इज ए मेंबर हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, ओके मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज इन एम्प्लॉयमेंट, ओके उसकी सर्विस को रिव्यू नहीं करेंगे, ओके उसकी सर्विस को अपन रिव्यू नहीं करेंगे, एनीवे स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं रहेगा वो, लेकिन उसकी भी सर्विसेज को रिव्यू नहीं किया जाएगा, यानी खाली ये मेंबर हु इज इन प्रैक्टिस उनकी रिव्यू हो रही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सबसे तोड़ है जो रेड लिखा हुआ है। ओके तो याद रखना, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब कवर नहीं होगा। सर अगर आपको याद होगा पीयर रिव्यू में ये सारी चीजें कवर हो रही थी, लेकिन ओके पीयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट एश्योरेंस सर्विसेज से, यहां पर एश्योरेंस नहीं है, यहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट को ही लेना है, तो इसीलिए दिस इज व्हाट योर सिनेरियो। तो मेरे ख्याल से ओके आपका क्यूआरबी के सारे आंसर कवर हो गए। ओके मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया क्या चल रहा है। तो क्यूआरबी की कहानी खत्म करते हैं मालिक, क्यूआरबी से आगे बढ़ते हैं। तो पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा है क्यूआर बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, तीसरा सिनेरियो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब जाते हैं मालिक सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्या, ओके हम किस बेसिस पे ऑडिट फर्म को सिलेक्ट करेगी, ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कैसे सिलेक्ट करेगी, नहीं भाई इस ऑडिट फर्म को, इस ऑडिट XYZ फर्म को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इनके क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपने ध्यान में रखने हैं। लेकिन वो क्राइटेरिया बताने के पहले मैं आपको क्लियर बता दूं, इस केस में अगर कोई नेफ्रा के रूल 3 में कोई कंपनीज होगी, उनको ये सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल इनके पास एप्लीकेशन किससे ना आए, नेफ्रा से। नेफ्रा इनको रिकमेंडेशन देगा कि भाई इनका रिव्यू कर, तो ही रिव्यू करेगा। उसके अलावा किस तरह से सिलेक्शन होगा देख लीजिए। वापस बोल रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स कर रहे हैं अपन, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म कैन बी डन, ओके मैं वापस बोल रहा हूं, ये थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा है, सब लोग मेरे साथ में ही हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म, selection of audit firm can be done on the basis of 3 criteria. Selection of audit firm can be done on the basis of 3 criteria. First criteria is based on entity audited, वो कौन सी entity audit करते हैं उसके बेसिस पे। दूसरा क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म के क्राइटेरिया के बेस पे देखेंगे हम लोग क्या है, ऑडिट फर्म के क्राइटेरिया के बेस पे। एंड और एक रहेगा क्वालिटी रिव्यू साइकिल, एक साइकिल है, हम लोग साइकिल डिसाइड कर चुके हैं कि भाई 3 साल में एक बार होगा, 4 साल में एक बार होगा, 5 साल में एक बार होगा, वो साइकिल के बेसिस पे। ये 3 में से कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म। Why XYZ is selected? Why XYZ firm is selected for quality review? Why XYZ firm is selected for quality review? Because there may be a 3 grounds. First ground, that CA firm, XYZ firm is doing audit of certain entities, which is criteria. I'm giving the criteria for that entities. यानी उनके पास जो क्लाइंट है उनके क्राइटेरिया कुछ डिसाइड है। दूसरा ऑडिट फर्म के ही क्राइटेरिया है, ऑडिट फर्म को ही क्राइटेरिया दिए है। एंड तीसरा ओके हमारे साइकिल में वो बैठ रहा है, 3 साल में एक बार या 4 साल में एक बार या 5 साल में एक बार, वॉट एवर इट में भी, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा क्वालिटी रिव्यू का। मेक इट श्योर, इधर का रेड पॉइंट ये अभी मत पढ़ो और ये बाद में पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म, तो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन एंटिटी ऑडिटेड। वापस मैं बोल दूं एकदम क्लियर कट दिमाग में यार, मां कसम, ओके इस चीज को बिठा के रख लो। नेफ्रा के अंदर जो जो एंटिटी कवर्ड है उसमें जब तक नेफ्रा नहीं बोलेगा तब तक ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया जाएगा। भले ये क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा होगा तो भी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इसको सिलेक्ट नहीं करेगा बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। ओके जब तक नेफ्रा नहीं बोलेगा, जब तक नेफ्रा नहीं बोलेगा तब तक ये क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अदर देन नेफ्रा, ओके अदर देन नेफ्रा के जो कंपनीज है, अदर देन नेफ्रा के जो एंटिटीज है, ओके उनको सिलेक्शन कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड ऑडिट।
यानी रिस्क बेसिस पे, इस कंपनी में रिस्क ज्यादा है, इस कंपनी में रिस्क कम है, जिस कंपनी में रिस्क ज्यादा है, ओके, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड पॉइंट, फ्रॉड हुआ रहेगा, ओके, नोन होता है ना फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है। सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है, ओके सर, ये मालूम कैसे पड़ती है? ये मालूम पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट से, मीडिया कमेंट से, रेगुलेटरी अथॉरिटी से, ओके, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को बहुत सारे सोर्सेस से पता करने के। इनकम टैक्स हो सकता है या किधर से भी, सोर्स का कोई डिस्कशन नहीं है, ये लोग को सोर्स से मालूम पड़ रहा है कि देयर इज सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, भाई इसका रिव्यू करेंगे अपन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज मेजर नॉन कंप्लायंस, ओके, नॉन कंप्लायंस, ये 4 क्राइटेरिया समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूं, ओके, XYZ जो सीए फर्म है, XYZ जो सीए फर्म है, उसके पास HUL ऑडिट था। अब HUL अगर नेफ्रा में आता है तो उसको इन 4 क्राइटेरिया नहीं लगाया जाएगा। बड़े ये 4 क्राइटेरिया होगा, जब तक नेफ्रा से उनको मालूम नहीं पड़ता तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अदर देन नेफ्रा, एज्यूम करते हैं HUL नेफ्रा में, वैसे नेफ्रा में ही आता है HUL पर, लेकिन एज्यूम करते हैं नेफ्रा में HUL नहीं आता। HUL अगर नेफ्रा में नहीं आता तो हम 4 क्राइटेरिया लगाएंगे रिस्क के बेसिस पे। दूसरा, उधर कुछ फ्रॉड हुआ रहेगा। तीसरा, सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हुई है या नॉन कंप्लायंस हुआ। अगर ये चारों चीज नहीं हुई है, ठीक है, ओके, रिलैक्स, ओके, तो आप दिमाग में रख लीजिए, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला, ओके, यानी XY, एक चीज क्लियर याद रखना, ओके, एक चीज क्लियर याद रखना, सर इसका मतलब मैं HUL का भी रिव्यू कर रहा हूं। HUL का रिव्यू इज नेक्स्ट पॉइंट, ओके, आप रिव्यू कर रहे हो XYZ का ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, आप रिव्यू कर रहे हो XYZ फर्म का, और XYZ फर्म का जो रिव्यू कर रहे हो उसमें HUL का रिव्यू साथ में होगा। कुछ समझ में आया मालिक? ये पॉइंट आप ध्यान रखो, HUL का रिव्यू करना नहीं है, HUL की वजह से XYZ का रिव्यू होगा। ये पहला आंसर है आपका, ओके। अगर HUL में ज्वाइंट ऑडिटर हुए तो सर, व्हाट इफ ज्वाइंट ऑडिटर है, 2 से ज्यादा ऑडिटर है, 5 ऑडिटर है, पांचों का पांचों रिव्यू होगा। आप समझे? ओके, वापस बोल रहा हूं, अदर देन नेफ्रा से आया तो डायरेक्टली करना है, उसपे ये देखना ही नहीं, एप्लीकेशन करना ही नहीं है। ये अदर देन नेफ्रा से आया तो डायरेक्टली आपको ऑडिट रिव्यू करना है। लेकिन अगर अदर देन नेफ्रा है तो उस केस में आपको याद रखना है, अगर उधर ज्वाइंट ऑडिटर है, सारे ज्वाइंट ऑडिटर का रिव्यू साथ में होगा। ओके, और एक सिनेरियो और एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है, उस एंटिटी की क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, यानी आपको मालूम पड़ रहा है देयर इज अ मटेरियल मिस्टेक, न्यूज आ रही है, ओके भाई यार उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने बराबर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग नहीं किया था, बराबर रिपोर्ट नहीं किया उसने, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बराबर नहीं था, और सुओ मोटो उनको लगता है कि नहीं भाई सुओ मोटो करना है कि भाई यार यहां पर ये HUL का तो ऑडिट का, HUL का तो है ही है, तो HUL का जो ऑडिटर है उसका रिव्यू करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटी ऑडिटेड, यानी जो एंटिटी आप ऑडिट करते हो उसके बेसिस पे हम क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं। तो भाई क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होंगे? रिस्क बेस्ड है, फ्रॉड है, इरेगुलरिटीज है, नॉन कंप्लायंस है, या ओके ज्वाइंट ऑडिटर है तो ज्वाइंट ऑडिटर लगने का, या क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट या उनकी रिपोर्टिंग बराबर नहीं है, या सुओ मोटो अपने को लगता है नहीं भाई करना ही करना है। दूसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म, ओके, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म, रैंडमली रख रहा है, नहीं भाई ये फर्म को लेने का है, ठीक है, सुओ मोटो, इन शॉर्ट रैंडमली। दूसरा वॉल्यूम ऑफ वर्क, यानी इस फर्म का वॉल्यूम ऑफ वर्क, इस फर्म का वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा है, इस फर्म पे वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा है, इनके पास बहुत काम है, ओके, बहुत ज्यादा काम है, ओके, या नेचर ऑफ वर्क, इनके पास कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। एग्जांपल, ओके, नीरव मोदी का केस हुआ, भाई नीरव मोदी के केस में उस जो ऑडिट फर्म थी, ओके, कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, वो आया तो नीरव मोदी की वजह से जिसके पास PMC का ऑडिट है वो तो है ही है, बिकॉज दिस इज हाउ फ्रॉड विल कम इनटू पिक्चर और सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज विल कम इनटू पिक्चर, ओके। उसके अलावा अगर नीरव मोदी का कोई ऑडिटर है, समझ में आया तुमको? ओके, तो भाई और नेचर ऑफ वर्क का भाई यार क्राइटेरिया है, तो उस केस में अपन बात करते हैं यार आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ वर्क है, या इंटरनेशनल टैक्स, एक क्लाइंट है, एक सीए फर्म है जिसके पास इंटरनेशनल टैक्सेशन के काम ज्यादा है, या एक सीए फर्म है जिसके पास कॉम्प्लिकेटेड वर्क ज्यादा है, तो उसका रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कैसे वो हैंडल करेगा मैटर ये मालूम नहीं है, तो इसीलिए अपने को ध्यान रखना जरूरी है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर। ये होने के बाद तीसरा क्राइटेरिया QR साइकिल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर आपकी सीए फर्म में 20 से ज्यादा पार्टनर है तो 3 साल में एक बार रिव्यू हो सकता है, ओके। अगर आपकी फर्म में 10 से ज्यादा पार्टनर है, 10 या 10 से ज्यादा है लेकिन 20 से कम है, तो आपका 4 साल में एक बार हो सकता है, और 10 से कम पार्टनर है तो 5 साल में एक बार, ओके। ये साइकिल, या तो ये साइकिल के बेसिस पे जाएंगे, या तो ये ऑडिट फर्म के बेसिस पे जाएंगे, या तो ये एंटिटी बेस पे जाएंगे, ओके। एग्जांपल समझाता हूं सर, ये कैसे मिक्स मैच, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ओके। एग्जांपल XYZ फर्म है, उसका रिव्यू आया अभी, ओके, क्योंकि उसमें 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर है तो 4 साल में एक बार होगा, तो अभी रिव्यू हो गया। प्लीज सुन लीजिए, अच्छे से समझिए। ये 10 साल में 10 पार्टनर से ज्यादा है, मतलब 10 पार्टनर अप्रोक्सीमेट है, 10 या 12 पार्टनर समझ लो, तो 4 साल में एक बार होगा, तो अभी रिव्यू हो गया, 2021 में रिव्यू हुआ। अब नाउ थिंक लॉजिकली, अभी 4 साल के बाद वापस साइकिल आने वाला है, 4 साल, तो इसको साइकिल छोड़ दो, अभी साइकिल छोड़ दो,
4 साल के बाद रिव्यू आने वाला है। तो अभी 22, 23, 24, 25 तक हेडेक नहीं है, 25 में वापस आएगा तो आएगा, 25, 26 में। समझ में आया मालिक? ओके, लेकिन 22 में ओके एक फर्म में हमको सीरियस, एक कंपनी में हमको सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज मिली। सर किसमें? एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कुछ कंपनी है, उसके अंदर हमको सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज मिली, मालूम पड़ा। अब मालूम पड़ा उसका ऑडिटर XYZ है 2022 में, 2022 में। ओके, अब इसके बेसिस पे भी हम रिव्यू करवाएंगे। भले ही वो बोलेगा सर हमारा तो 4 साल में एक बार आने वाला है, क्योंकि हमारा वो नंबर ऑफ पार्टनरशिप और अभी रिव्यू हो गया। अब ये फर्म की सीरियस इरेगुलरिटीज आई है, इसके लिए हमको सुनने में आई, इसलिए हम वापस रिव्यू करवाएंगे। तो याद रखिए ये कैटेगरी है। अभी एग्जांपल एक फर्म है जिसका रिव्यू एग्जांपल ये रिस्क बेस्ड रिव्यू किया हमने। ओके, एक फर्म थी एबीसी फर्म है, उसका रिव्यू हुआ। ओके, उसके पास कोई क्लाइंट था, उसके क्लाइंट में रिस्क था, इसलिए हमने उसका रिव्यू किया, सही आया। ओके, अब ये रिव्यू हुआ, अभी हमको वो जो रिव्यू हुआ है उसमें 10 पार्टनर्स है, सपोज 10 पार्टनर्स है। तो अब मेरे को पता कब आऊंगा? 4 साल के बाद। ओके, बीच में कुछ सुनने में नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो अब ये साइकिल के बेस पे आऊंगा 4 साल के बाद। ठीक है, ओके, ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, यानी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ये क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? आई डू थिंक फ्रीज करते हैं इस आंसर को। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया मैं क्या बता रहा था। लेकिन बस आपने ध्यान रखना है कि अदर देन नेफ्रा, ये शब्द का प्रयोग बहुत जरूरी है। यानी नेफ्रा के जो भी रूल 3 में जो कंपनीज आती है, नेफ्रा के रूल 3 में जो कंपनीज आती है, वो कंपनीज को छोड़कर अदर देन दैट कंपनीज के क्लाइंट, अदर देन कंपनीज के एंटिटी विल बी कवर्ड हियर। ओके, यानी अगर नेफ्रा में कोई कवर्ड है, एग्जांपल HUL नेफ्रा में कवर्ड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नेफ्रा में कवर्ड है, अगर उसके बारे में आपने फ्रॉड भी सुना होगा या आपको सुनने में आया फ्रॉड है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अनलेस अंटिल आपको एप्लीकेशन या कुछ प्रोसीजर किसके थ्रू आए? नेफ्रा के थ्रू आना चाहिए आपके पास। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव अपन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कहीं पर भी आपको सुनने में प्लस माइनस हो रहा है, मतलब सुनने में मतलब यानी आपका कुछ मिस हो गया होगा या कंटेंट कुछ हो गया होगा, ओके, क्योंकि ये यूट्यूब पे है तो ओपन लेक्चर है, आप वापस रिवाइज कर सकते हो। ओके, मैं अपने स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो रिवाइज तो वो ऐसे ही होगा। अपने स्टूडेंट जो इंक्रिप्टेड लेक्चर देख रहे हैं अभी, ओके, सो इंक्रिप्टेड लेक्चर जो देख रहे होंगे, तो ये आप ओपनली देख सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो 3 में अमेंडमेंट है। ये है पीयर रिव्यू था, प्रोफेशनल एथिक्स था, ये मेन थे। ओके, और LODR, बिकॉज मैं LODR हमेशा अपलोड करता हूँ, तो इसलिए LODR अपलोड कर रहा हूँ, बस ये सिनारियो है। तो अगर आप देखोगे तो मोटी बहुत सारा कंटेंट रिवाइज करने के लिए, तो आपको जो देखा जाए तो स्टैंडर्ड्स आपके पास तोड़ आ जाते हैं। और दूसरे NBFC के ऑडिट है, अदर ऑडिट है, आप छोटे हैं, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, PSC ऑडिट, CFS ऑडिट, कंपनी ऑडिट, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ओके, ये सारे स्ट्रक्चर अपन को यहाँ पर डिस्कशन करने मिल जाएंगे आराम से। तो नेवरदलेस, ओके, कंसेप्ट खत्म करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म भी मेरे ख्याल से सबको हो गया। तो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म को अगर आप देख लोगे, ओके, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स है। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स क्या बोला गया? Criteria based on entities audited. The entities other than those specified in Rule 3 of NEFRA may be selected on the basis of one or more following. ओके, रिस्क बेस्ड है, ससेप्टेबल टू रिस्क है, ठीक है, वही सेम है, ससेप्टेबल टू रिस्क मतलब रिस्क बेस्ड ही, फ्रॉड है, सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है, मेजर नॉन कंप्लायंस है। Okay, in case of joint audit, all joint auditors. The board may also review quality of statutory audit services of AFUR with view to assess quality of statutory audit and reporting. Quality of statutory audit and reporting क्या है? The selection में can be suo moto. Suo moto भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया। और suo moto के लिए क्या है, ये जो पॉइंट बताया, स्टैंड रैंडम बेसिस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ओके, नेचर ऑफ क्लाइंट हो सकता है। तो दिस इज योर सेकंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फॉर्म। एंड थर्ड, क्वालिटी रिव्यू साइकिल, जो मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रेड में मैंने आपको अपडेट करना रह गया। रेड में क्या सीन है? ओके, पढ़िए, ये 3 ऑडिट एंगेजमेंट कैन बी सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या? अगर मैं एक सीए फर्म हूं, मैं AFUR हूं, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू हूं, और मेरे पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट का इंगेजमेंट सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, 10 क्लाइंट के सैंपल नहीं दूंगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सिर्फ 3 क्लाइंट के सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो, आप सिर्फ 3 क्लाइंट के ही सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। 3 ऑडिट एंगेजमेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम AFUR, यानी ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू कैन ओनली गिव एविडेंस और ओनली प्रोवाइड ओनली फॉर 3 सैंपल्स, 3, यानी मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3। ओके, ऐसा नहीं है कि 3 करना ही करना है, आप देखो सारे कैटेगरीज डिवाइड करो, लेकिन अप टू 3 यू कैन डू इट आउट, मतलब एक करना है तो एक पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी रिव्यूअर या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या टेक्निकल रिव्यूअर या क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, ये एक ही करना चाहते हैं सैंपल को, ठीक है, HUL को ही करना चाहते हैं, लेकिन हमने एक ऑडिट फर्म को सिलेक्ट किया है जिसको सैंपल हमको बहुत सारी कंपनी का देखना है, तो आप सिर्फ 3 का ही चेक कर पाओगे, उससे ज्यादा एंगेजमेंट सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से हमारे क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये तोड़ LDR कॉन्सेप्ट है, ओके, ये इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये पॉइंट क्लियर रखे।
सर अगला क्वेश्चन इज नाउ अबाउट क्यूआर प्रोसेस। ये थोड़ा बड़ा है, एक्चुअली बड़ा मतलब यही मेन है, ये खत्म हो गया तो अपना काम खत्म है, ये चैप्टर खत्म है। तो अपन आते हैं क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस में। अब एक बार मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिए कितना बड़ा है। यहां पर अपने पास टोटल 7 ऑड लिस्ट रहेगी, यानी एक पहला होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। ओके, एक 7 क्वेश्चन की लिस्ट है, घाई मत करना, ये सबसे बड़ा पोर्शन है अपने सिलेबस का। एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन एज सच, क्योंकि सर रिपोर्टिंग में ज्यादा हेडेक नहीं होगा, रिपोर्टिंग इज ऑल टुगेदर मच इजियर कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स मालिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। सर मैंने आपको बता दिया था क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाया जाता है। सर ये क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टेक्निकल रिव्यूअर जब काम करेगा तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देगा, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास इतने सारे टेक्निकल रिव्यूअर को चेक करने में टाइम नहीं रहेगा, और रिकमेंडेशन देने के लिए उनको उस लेवल का एक्सपर्टाइज नहीं होगा। इसीलिए उस लेवल का एक्सपर्टाइज नहीं होगा ऐसा बोलना गलत होगा, लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा। ओके, इतना टाइम है, इतना रिकमेंडेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मतलब वही कंटेक्स्ट हुआ। मतलब ऐसा हो सकता है यार, एक इंडस्ट्री एचयूएल है, एचयूएल के केस में एफएमसीजी कंपनी है, और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के मेंबर जो होंगे वो एचयूएल का एक्सपीरियंस लेके तो नहीं बैठे होंगे। ओके, या फार्मा, मतलब ऐसा होगा, मतलब आप समझ रहे हो, इसलिए टेक्निकल रिव्यूअर बोलते हैं। इसलिए क्या करेंगे, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाएंगे, और क्यूआरजी इस चीज में काम करेगा रोज के रोज। तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाया जाएगा, ओके, जो टेक्निकल रिव्यूअर को, जो भी फाइनल रिपोर्ट्स होगी टेक्निकल रिव्यू की, उसको एग्जामिन करेगा। तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्यूआरजी, तो पहला याद रखना, क्यूआरजी बनाया जाता है टू एग्जामिन फाइनल रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, एक होता है जेनरिक। जेनरिक क्वालिटी रिव्यू ग्रुप मतलब ओके, कोई भी कंपनी आए, कुछ भी रहा, उसके लिए वो कर सकते हैं क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। और एक है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मतलब एफएमसीजी का क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। ओके सर, फार्मा का क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। ओके सर, इसके लिए क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। पीएसयू के क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। ओके सर, गवर्नमेंट के क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर कैन बी हैपन, जेनरिक एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक। मेरे ख्याल से क्लियर है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्यों बनाया जाता है? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि टेक्निकल रिव्यूअर ने जो काम किया है वो सही है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, पीयर रिव्यू में और क्वालिटी रिव्यू में जमीन आसमान का फर्क है। क्वालिटी रिव्यू मतलब तुम्हारा नेशनल न्यूज में आने वाले, तुम क्वालिटी रिव्यू मतलब तुम नेशनल न्यूज में आने वाले हो। और अगर तुम नेशनल न्यूज में आने वाले हो मालिक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ी बात है, मजा आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। और नेशनल न्यूज पर जब बनोगे तो बॉस ऐसा हो सकता है, जो रिव्यूअर है ना, ओके, वो उसके ऊपर अटमोस्ट प्रेशर होता है टेक्निकल रिव्यूअर, और हो सकता है वो जोश में कुछ प्लस माइनस हो सके। इसलिए यहां पर 2 मोड ऑफ कंट्रोल्स है। 1, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने और एक कंट्रोल मैकेनिज्म बना रहा है, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, जो एंश्योर करेगा टेक्निकल रिव्यूअर बोल रहा है और ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू वो लोग कुछ दे रहे हैं, और इन दोनों में मिसमैच रहा तो भाई देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है टेक्निकल रिव्यूअर कुछ प्रूव करना ही चाहता है, क्योंकि उसको अपॉइंट किया हुआ है और नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है चीजें, और भाई जो ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू है वो चाहती है नहीं भाई ये कितना भी हो तो अपने आप पे, मतलब वो करने की कोशिश करेगी, वो सारी चीजें मिसमैच ना हो और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इस चीज में ना फंसे, तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाए जाते हैं जो ये चीज को सेटल करते हैं। तो दिस इज व्हाट योर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। मेरे ख्याल से आई डू थिंक स्ट्रक्चर समझ में आया। देखिए प्रैक्टिकली ये सब चीजें कैसे होती है, क्या होती है, इससे ज्यादा हेडेक मत करिए, कॉन्सेप्चुअली आप समझते जाओगे, प्रोसेस समझते जाओगे, तो ऑल टुगेदर वो पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब एक चीज क्लियर रखिए कि भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आया, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाया क्यों जाता है, मेन पॉइंट इज एग्जामिनिंग द वर्क ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर जो है उसका काम को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जामिन नहीं किया, मतलब फाइनल रिपोर्ट को एग्जामिन नहीं किया क्वालिटी रिव्यू ग्रुप में, फाइनल रिपोर्ट डायरेक्टली बोर्ड के पास तो जाती है, मालिक कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के पास जाती है, लेकिन क्वालिटी रिव्यू ग्रुप उसके पहले उसको रिव्यू कर लेता है। ओके अब क्वेश्चन आता है सर टेक्निकल रिव्यूअर कौन बन सकता है? तो इसके लिए एक ये लोग एम्पैनलमेंट करते हैं, एम्पैनलमेंट फॉर्म करते हैं। कौन एम्पैनलमेंट फॉर्म करेगा? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एक एम्पैनलमेंट रखता है टेक्निकल रिव्यूअर का, यानी वो ऑन द स्पॉट सरप्राइज टेक्निकल रिव्यूअर आ जाओ ऐसा नहीं होता है। एक पैनल होता है, पैनल मेंटेन किया जाता है जिसमें टेक्निकल रिव्यूअर के नाम डाले जाते हैं। अब वो पैनल में नाम आने के लिए टेक्निकल रिव्यूअर के क्राइटेरिया क्या है ये डिस्कस किया जा रहा है। वापस बोल रहा हूं, पैनल में नाम आने के लिए, वो पैनल में नाम आने के लिए, क्योंकि वो पैनल से ही सिलेक्ट किया जाएगा टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर कुछ अलग से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, पैनल होगी, एक लिस्ट होगी, लिस्ट में से टेक्निकल रिव्यूअर सिलेक्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो उस पैनल में आने के लिए, एम्पैनलमेंट में आने के लिए, या टेक्निकल रिव्यूअर का वो लिस्ट में नाम आने के लिए टेक्निकल रिव्यूअर कैसा होना चाहिए? तो क्राइटेरिया, पहला पॉइंट, ओके, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर कितने साल का? 15 साल, 15 प्लस करंटली वो सीओपी होना चाहिए। सर ये 15 साल का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? इंडस्ट्री में? नहीं, ओके, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इंडस्ट्री हो, प्रैक्टिस हो, डजंट मैटर, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला हुआ है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 ईयर्स होने चाहिए, एंड करंटली वो प्रैक्टिस में होना चाहिए।
सर प्लीज डू मेक ए नोट ऑफ इट, यहां पर सिर्फ ऑडिट फर्म का रिव्यू नहीं होता, यहां पर क्लाइंट, इसलिए इसको नाम टेक्निकल रिव्यू दिया है, मैंने बताया ना। पर करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए, करंटली उसके पास सीओपी होना चाहिए, करंटली सीओपी होना चाहिए, एक्सपीरियंस 15 साल प्लस करंटली सीओपी। दूसरा ओके, वो साइनिंग पार्टनर होना चाहिए, साइनिंग पार्टनर या प्रोपराइटर होना चाहिए एटलीस्ट 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट का, यानी जो सीए फर्म है ना उसमें वो करंटली साइनिंग पार्टनर या प्रोपराइटर होना चाहिए। आइदर प्रोपराइटर तो ठीक है, नहीं तो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें साइनिंग पार्टनर होना चाहिए एटलीस्ट 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट का। और वो 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट किसकी किसकी है, ओके वो भी आपको दी हुई है। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर एटलीस्ट 3 स्टैट ऑडिट, जिसके अंदर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए, बैंक का, पब्लिक कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का या प्राइवेट कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। ये 4 में से कोई भी कैटेगरी की कंपनीज हुई तो चलेगा। यानी एग्जांपल सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ऐसे ले लेते हैं, ओके बैंक, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उल्टा करते हैं, बैंक, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। बैंक, ओके गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी ग्रेटर देन 50 करोड़ टर्नओवर। ये 4 में से ओके जो भी 4 में से जो भी 3 में तू साइनिंग पार्टनर होना चाहिए, 3 में तू साइनिंग पार्टनर होना चाहिए, 3 ओके 3 कम से कम तेरे पास ऐसे ऑडिट होने चाहिए, एटलीस्ट 3 बोला है, एटलीस्ट 3 बोला है, एटलीस्ट 3 बोला है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए तो उसका सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं, ओके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओके इन क्राइटेरिया में होना चाहिए। और इसमें और एक चीज दी है, ऐसा हो सकता है आपके पास प्राइवेट कंपनी है, आपके पास पब्लिक कंपनी नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, आपके पास बैंक्स नहीं है, लेकिन आपके पास प्राइवेट कंपनी है और 3 प्राइवेट कंपनी है, 4 प्राइवेट कंपनी है और चारों प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। अब आप बोलोगे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ओके तो इसीलिए उन्होंने और एक प्रोवाइजो डाल दिया है। प्रोवाइजो ये डाला है, ओके आपके पास एटलीस्ट 1 एंटिटी होनी चाहिए अदर देन प्राइवेट कंपनी। कुछ समझ में आया मालिक? यानी आपकी प्राइवेट कंपनी अगर आपको लेनी है, तीनों की तीनों आप प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकते हो, 2 प्राइवेट कंपनी लोगे, यानी कम से कम एक कंपनी तो ऐसी होनी चाहिए जो बैंक हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट कंपनी हो। ओके तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। यू शुड बी करंटली बात की हुई है, रिव्यूअर शुड हैंडल्ड, ये पॉइंट पे ओके रिव्यूअर शुड हैंडल्ड, ओके जो भी ओके आपके पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में रिव्यूअर के पास ये होना चाहिए, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में, लास्ट 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपको लेना है। ओके रिव्यूअर के पास ये होना चाहिए, क्या? ही शुड बी ए साइनिंग पार्टनर और प्रोपराइटर ओके ऑफ एटलीस्ट 3 सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट, किसका? बैंक, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, टर्नओवर ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन इसमें और एक चीज ध्यान रखनी होगी, यहां पर एटलीस्ट 1 एंटिटी शुड बी अदर देन प्राइवेट कंपनी। ठीक है मालिक? तो पहला बोला है 15 साल का एक्सपीरियंस और करंटली सीओपी होना चाहिए। ठीक है मालिक? दूसरा ओके कम से कम आपके पास 3 ओके साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, ओके ये 4 क्लास ऑफ कंपनी की, और उसमें भी ओके तीनों के तीनों प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, 2 प्राइवेट हो सकती है, एक कॉम्बिनेशन अलग होना चाहिए। ठीक है मालिक? उसके बाद तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए पिछले 3 साल से, 3 साल और करंट ईयर ओके करंट ईयर। एग्जांपल अभी जून 2021 है और इसमें मेरे को अपॉइंट किया जा रहा है, तो करंट ईयर में भी नहीं होनी चाहिए और उसके पिछले 3 साल में नहीं होनी चाहिए, तो 3 प्लस करंट ईयर, इस तरह से याद रखना। तो आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके तू कोई क्यूआरबी का मेंबर नहीं होना चाहिए, तू कोई काउंसिल मेंबर नहीं होना चाहिए, मां कसम तोड़। यानी क्यूआरबी मेंबर, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड मेंबर या काउंसिल मेंबर कैन नॉट बिकम टेक्निकल रिव्यूअर। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड मेंबर और काउंसिल मेंबर कैन नॉट बिकम टेक्निकल रिव्यूअर। ब्लॉक पीरियड, तेरा एक बार नाम सजेशन कर दिया गया तो 3 साल के लिए तेरे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन हम एनुअली तुझसे अंडरटेकिंग लेंगे, साइन लेंगे, एनुअल डिक्लेरेशन लेंगे, भाई तू कंप्लाई कर रहा है सारी चीजों से, एंड तुझे ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो ट्रेनिंग कंप्लाई करनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज डन थ्रू आवर एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। तो एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर के लिए हमें कितनी चीजें ध्यान में रखनी है? 6 पॉइंट। सबसे पहली चीज के टेक्निकल रिव्यूअर को 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और करंटली प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरा, पिछले 10 साल में उसने कम से कम 3 से ज्यादा कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर या सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए और 4 क्लास में, बैंक है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट, टर्नओवर 50 से ज्यादा। लेकिन और एक चीज ध्यान रखनी है कि प्राइवेट कंपनी 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तीनों के तीनों नहीं हो सकती, एक कोई अलग कंपनी होनी चाहिए। ये होने के बाद तीसरा सिनेरियो एकदम क्लियर है, तेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए पिछले 3 साल में और करंट ईयर मिला के। उसके बाद तू क्यूआरबी या काउंसिल मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके साथ में ब्लॉक पीरियड, तू 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, यानी तेरा एम्पावरमेंट डाला जाएगा 3 साल के लिए डाला जाएगा और 3 साल में हम लोग एनुअली डिक्लेरेशन लेंगे और उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड डिफाइन किया जाएगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये कॉन्सेप्ट हो गया एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। ठीक है सर, ओके स्टोरी समझ में आ गई टेक्निकल रिव्यूअर का एम्पैनलमेंट। ओके डन। अब स्टेज वाइज क्वालिटी रिव्यू असेसमेंट, पीयर रिव्यू को मैच करोगे या इसमें कोई चेंजेस नहीं मालिक? इसमें कोई चेंजेस नहीं, सिमिलर आंसर यू आर गोइंग, ओके व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन अर्लियर, तो देयर इज नो अमेंडमेंट एज सच। ओके जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए मालिक। ओके क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ओके क्या रहेगा? स्टेजेस इन, और हाँ एक चीज याद रखना, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज आता है, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, ये स्टेजेस इन क्यूआर असाइनमेंट और ये होगा स्टेज वाइज अप्रोच ऑफ क्यूआर प्रोसेस।
तो एक होता है क्यूआर प्रोसेस और एक होता है क्यूआर असाइनमेंट। तो अब मैं बात कर रहा हूं क्यूआर असाइनमेंट की, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट, और एक है क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। तो अगर क्वेश्चन आता है भाई स्टेजेस इन क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट और स्टेजेस इन क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, स्टेजेस इन क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट मतलब ओवरव्यू ऑफ स्टार्ट टू एंड, overview of start to end, overview of start to end. Okay, stages in quality review process, planning, execution and reporting वाला स्ट्रक्चर याद आया मालिक? ओके, पेयर रिव्यू प्रोसेस जैसा। तो वही क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस बोला ना, तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड ये यहां पर प्लानिंग के स्टार्ट से लेकर सिलेक्शन विलेक्शन सब कुछ एक कंसाइज आंसर रहेगा। तो एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, अगर भाई क्यूआर असाइनमेंट आया है, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट आया है, तो आपको ये ब्लू वाला जो आंसर है ये सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेजेस वाला आंसर है और उसके हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। वन लाइन आंसर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और सेम लॉजिक, अगर स्टेज वाइज अप्रोच बताया क्यूआर प्रोसेस का, तो यहां पर भी वन लाइन आंसर है, लेकिन एक एक पॉइंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स रहेंगे। तो विल डिस्कस इट आउट लेटर ऑन। ओके, पहले इसको खत्म करते हैं, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट। सबसे पहले क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑडिट फर्म एंड ऑडिट फाइल के बारे में इन्फॉर्म करेगा एएफयूआर को, यानी एएफयूआर को बताया जाएगा कि भाई आपका क्वालिटी रिव्यू होने वाला है और टेक्निकल रिव्यूअर सिलेक्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। और सेकंड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑफर करेगा टेक्निकल रिव्यूअर, जो एम्पैनलमेंट होगा ना उसमें से टेक्निकल रिव्यूअर सिलेक्ट किया जाएगा। तीसरा, टेक्निकल रिव्यूअर एक्सेप्ट करेगा। चौथा, टेक्निकल रिव्यूअर क्वेश्चनर भेजेगा। सर किसको भेजेगा? ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को। पीयर रिव्यू जैसा ही आ रहा है। उसके बाद ऑफ साइट रिव्यू, ऑन साइट रिव्यू दोनों हो सकते हैं। ओके, ऑफ साइट रिव्यू, ऑन साइट रिव्यू दोनों हो सकते हैं। उसके बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। ओके, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा कौन? बनाएगा टेक्निकल रिव्यूअर। और ये टेक्निकल रिव्यूअर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किसको भेजेगा? एएफयूआर एंड क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, दोनों को भेजेगा। ये याद रखना, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अब देखो इसमें क्या करने वाला वो लिखा ही नहीं है, क्योंकि इसका अप्रोच अलग ही रहेगा। इसके ऊपर डिस्कशन मत करना, सर कंप्लायंस अप्रोच, सब्सटेंटिव अप्रोच, कुछ भी मत लिखना। यहां पर वो कोई कंट्रोल टेस्ट करने नहीं आया। ये तो हर एक, अरे भाई एक एक चीज निकालेगा ढूंढ के, एक एक चीज निकालने वाला मालिक ढूंढ के। तो अपने को भाई ऐसा सिनारियो होगा ही नहीं कि भाई यार यहाँ पर अपने को अपनी प्रॉब्लम आएगी, ये सब स्ट्रक्चर होगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठाना होगा। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एएफयूआर और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। फिर एएफयूआर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू वो रिप्लाई करेगा किसको? टेक्निकल रिव्यूअर को। और टेक्निकल रिव्यूअर वो रिप्लाई भेजेगा क्यूआरबी को। ओके, मां कसम, मतलब आप समझिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी दोनों को, और रिप्लाई जैसे एएफयूआर का रिप्लाई आया, वो टेक्निकल रिव्यूअर को रिप्लाई आते ही टेक्निकल रिव्यूअर वो रिप्लाई क्यूआरबी को भेजेगा। फिर टेक्निकल रिव्यूअर एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा क्यूआरबी को, मां कसम। और फाइनल रिपोर्ट के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे आपके, जो भी ये होंगे आपके एक्सप्लेनेशन जो होंगे ऑडिट फर्म के, वो ऑडिट फर्म 7 दिन के अंदर सबमिट करेगा। यानी ओके, दो तरह से रिपोर्ट होगी, एक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी, एक फाइनल रिपोर्ट होगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? दोनों को। उसके बाद उसका जो है जो भी आएगा, ओके, रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आने के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी, फाइनल रिपोर्ट वापस क्यूआरबी को भेजी जाएगी, और जब फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी वापस एएफयूआर रिप्लाई करेगा 7 डेज के अंदर। यूजुअली ये सब कब होगा? जब मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है, मतलब कुछ इश्यूज आते हैं तब। अगर कुछ इश्यूज ही नहीं आते तो क्लोज कर दो, कहानी खत्म हो गई मालिक, कहानी तो खत्म हो गई, इसमें और क्या डिस्कशन करना है। इसके बाद एएफयूआर क्यूआरबी को रिप्लाई करेगा, जो मैंने आपको बता दिया कितने दिन में? 7 डेज में। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर 7 डेज में, यानी रिप्लाई आने के 7 डेज के बाद समरी ऑफ फाइंडिंग्स बनाएगा, जो क्यूआरबी को देगा। मां कसम, क्यूआरबी को कितना क्या मगजमारी। ये आप समझो, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पीयर रिव्यू क्या था? अरे फटफट होता है पीयर रिव्यू, ये पीयर फटफट नहीं होगा। रिपोर्ट देगा, पहला रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किसको देगा? ओके भाई, एएफयूआर को, और बोर्ड को भी देगा। उसके बाद एएफयूआर कुछ अपने एक्सप्लेनेशन देगा या रीजनिंग देगा, फिर ये इनकॉर्पोरेट करके फाइनल रिपोर्ट वापस क्यूआरबी को देगा, और भाई उसको बोलेगा कि क्यूआरबी को रिप्लाई कर 7 दिन के अंदर। उसी के बाद ओके 7 दिन के अंदर अंदर मैं क्या करूंगा? इसकी समरी बनाऊंगा। ओके, समरी बनाऊंगा, और समरी में सबमिट करूंगा क्यूआरबी को। और क्यूआरबी को जब सबमिट करते हैं तो क्यूआरजी ओके पिक्चर में आती है। अब देखो क्यूआरजी का नाम आ रहा है, क्यूआरजी कंसीडर रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर एंड रिस्पॉन्स ऑफ एएफयूआर। यानी क्यूआरजी क्या करता है? जब ये सब रिपोर्ट जाती है ना, तो इस टाइम पे टेक्निकल रिव्यूअर ने एक रिपोर्ट क्यूआरजी को भी देनी होती है, और वो क्यूआरजी उस टाइम पे उसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन ऑफ एएफयूआर, ये दोनों को इवैल्यूएट करता है और देखता है कि बराबर है कि नहीं है। ये क्यूआरजी देखता है, और क्यूआरबी फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन बताएगा। ओके, जिस तरह से काम होता है। ओके, अगर मोटा मोटी देखो तो इन शॉर्ट ओके एकदम सिंपल आंसर है, ज्यादा हेडेक नहीं है। इसको जो ब्लू में लिखा है इसको रट लेने का, खत्म हो गई स्टोरी। ओके, एकदम सिंपल है भाई। क्यूआरबी ओके इन्फॉर्म करता है एएफयूआर का, तू आ गया सिलेक्टेड, ओके स्वाहा। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर को बोलता है तू भी सिलेक्ट हो गया, स्वाहा। फिर टेक्निकल रिव्यूअर क्वेश्चन मंगाएगा, क्वेश्चन बनाने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगाएगा, फिर ऑन साइट रिव्यू होगा, बस खत्म हो गया। रिव्यू कैसे करना है ये लिखा ही नहीं है इधर, ये अपना सिलेबस है ही नहीं। टेक्निकल रिव्यूअर कौन, इसका डिस्कशन ही नहीं करना है।
ओके तो यहाँ पर टेक्निकल रिव्यूअर जब रिपोर्ट देगा तो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर समझ लेना, पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा, फिर रिपोर्ट के एक्सप्लेनेशन में दूंगा, फिर फाइनल रिपोर्ट देगा, फाइनल रिपोर्ट के बाद और एक समरी देगा, यानी 3 रिपोर्ट बनाएगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, और इसके साथ में वो क्यूआरजी को भी रिपोर्ट देगा, और वो जो एक्सप्लेनेशन आए एएफयूआर से वो भी क्यूआरजी को जाएंगे, उसके बाद क्यूआरजी काम करेगा। अब क्यूआरजी उसके बाद क्या करेगा वो लास्ट आंसर में देखेंगे अपन। ओके लास्ट आंसर में आपको मिल जाएगा मालिक। तो मेरे ख्याल से यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर है। ओके एक सेकेंड ना, बैटरी डाउन हो गई है मालिक। मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ मालिक, पॉज किया ना तो प्रॉब्लम ये है कि हैंग हो जाता है, लेक्चर करप्ट हो सकता है। ठीक है मालिक, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टेज वाइज असेसमेंट क्यूआर असाइनमेंट समझा होगा, स्टेज वाइज क्यूआर असाइनमेंट, और एक क्वेश्चन स्टेज वाइज क्यूआर प्रोसेस, स्टेज वाइज अप्रोच फॉर क्यूआर प्रोसेस बताइए। क्यूआर प्रोसेस और क्यूआर असाइनमेंट दोनों फर्क है। तो आप देखिए पहला वाला आंसर अपन ने क्या क्या किया, पहला वाला आंसर अपन ने जो किया हुआ है, ओके पहला वाला आंसर जो किया हुआ है वो क्यूआरजी किया हुआ है, दूसरा आंसर किया हुआ है एम्पेनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर किया हुआ है, उसके बाद स्टेज वाइज असेसमेंट किया हुआ है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ रिव्यू टीम, यानी टेक्निकल रिव्यूअर कितने जन की मदद ले सकता है। तो इन्होंने बोला 5 असिस्टेंट ले सकता है। ओके कोई भी सीए फर्म एज ए रिव्यू टेक्निकल रिव्यूअर को असिस्ट नहीं कर पाएगा। सीए फर्म कैनॉट बी ए मेंबर ऑफ रिव्यू टीम, तो कोई वो सीएफएम को नहीं लेगा। तो सर ये 5 असिस्टेंट कौन हो सकते हैं, वो उसी के टीम के होते हैं, उसी के पास काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कंपोजिशन ऑफ रिव्यू टीम, ठीक है। इसका आगे देखेंगे, आगे डिस्कशन आएगा। इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस 2 जन का होना चाहिए सर, एक है टेक्निकल रिव्यूअर का इंडिपेंडेंस और एक है क्वालिफाइड असिस्टेंट का इंडिपेंडेंस। सर टेक्निकल रिव्यूअर का इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना है और क्वालिफाइड असिस्टेंट के इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना है देख लेते हैं। ओके बहुत इजी आंसर है। पहला तेरे अगेंस्ट टेक्निकल रिव्यूअर की बात कर रहा हूं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। तूने जो एचयूएल, अगर याद होगा तो अपना एक्सवाइजेड फर्म और एचयूएल इस तरह से याद रखते हैं। एचयूएल तेरे एचयूएल को तूने कोई स्टैट ऑडिट या अदर सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। ओके पिछले 3 साल, ओके प्लस करंट ईयर में, यानी पिछले 3 साल या करंट ईयर में वो तेरा क्लाइंट नहीं है, वो तेरा क्लाइंट नहीं, बिकॉज तू भी तो ऑडिटर ही है ना, टेक्निकल रिव्यूअर भी तो सीए ही है ना, तो वो तेरा क्लाइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तेरा कोई एसोसिएशन एएफयूआर के साथ नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल और करंट ईयर को मिला के। ओके यानी कोई नेटवर्क का रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई फर्म उनके साथ काम में एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, कुछ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए उस एएफयूआर के साथ में। ठीक है मालिक, तू डिस्क्वालिफाइड एज ए ऑडिटर नहीं होना चाहिए 141(3) में, यानी तेरे को 141(3) भी देखा जाएगा उस कंपनी में, यानी एचयूएल के इसमें तू शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए, तेरे रिलेटिव्स याद या 141(3) मालूम है ना। ओके सिक्योरिटी गारंटी इंडेप्टनेस ये नहीं होना चाहिए, एंड तू वो सिटी में नहीं रहना चाहिए जहां पर एएफयूआर है, यानी अगर एग्जांपल एएफयूआर मुंबई का है, मुंबई के एएफयूआर आ रहा है, तो तू मुंबई के अलावा दूसरी कोई सिटी का बंदा हो सकता है टेक्निकल रिव्यूअर, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो टेक्निकल रिव्यूअर के इंडिपेंडेंस के लिए व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर टेक्निकल रिव्यूअर। तो क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट टेक्निकल रिव्यूअर पिछले 3 साल और प्लस 1 ईयर, ये तो पहले ही बता चुका हूं। सेकंड पॉइंट, ओके जो एचयूएल है उसके साथ में कोई काम नहीं होना चाहिए, ना स्टैट्यूटरी ऑडिट या कोई भी अदर वर्क 3 साल प्लस 1 ईयर। टू उस ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू उनके साथ में भी एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए 3 साल प्लस 1 ईयर। उसके अलावा तू 141(3) में डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट तू उस सिटी में नहीं रहना चाहिए जहां पर एएफयूआर है। ये आंसर पहले का था, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं किया इन्होंने। उसी तरह क्वालिफाइड असिस्टेंट को भी इन्होंने इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया दिए हैं। तो सर इनके इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया क्या दिए हुए, सेम लॉजिक, सीए ओके होना चाहिए, तू डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ओके तेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ क्यूआरबी और आईसीआई बोर्ड, यू आर नॉट एम्पैनल्ड एज टेक्निकल रिव्यूअर, यानी तू टेक्निकल रिव्यूअर ऑलरेडी है और तू क्वालिफाइड असिस्टेंट बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तू क्यूआरबी का मेंबर, जो टेक्निकल रिव्यूअर के लिए था वैसे ही क्यूआरबी का मेंबर, काउंसिल मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके तू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करेगा। ठीक है मालिक, तू डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करेगा। सर किसको, एएफयूआर या एचयूएल, इनके साथ तू डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करेगा, यानी इंटरफेस कौन करेगा, ओके बाय टेक्निकल रिव्यूअर। ये अपन पीयर रिव्यू में पढ़ा था। टेक्निकल रिव्यूअर, ओके बॉस जो टेक्निकल रिव्यूअर है उसके पास तू 1 साल से काम कर रहा है, यानी मिनिमम 1 ईयर हैज यू हैव स्पेंट ऑलरेडी विद टेक्निकल रिव्यूअर, तो ही तो असिस्ट कर पाएगा, नया बंदा उसको असिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यू शुड हैव वर्क विद टेक्निकल रिव्यूअर, जो टेक्निकल रिव्यूअर है ओके उसके पास तूने 1 साल से काम किया करना चाहिए। एंड टू एएफयूआर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, इनके साथ में तेरा कोई लेना देना नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। Everybody clear? Okay, so that's what your structure should be focused on. So independence of ये concept मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके तो
ये इंडिपेंडेंस किसका है, क्वालिफाइड असिस्टेंट का, और एक इंडिपेंडेंस किसका था, टेक्निकल रिव्यूअर का। दोनों इंडिपेंडेंस समझ में आया, दोनों डायरेक्ट आंसर है, रट्टा मार लेना, खत्म कर दो। ओके एनीवे शीट अगर देखोगे तो शीट से फटाफट हो जाएगा मालिक। ओके तो आई नो इसमें थोड़ा मतलब ये पॉइंट पे अगर आप शीट देखोगे तो शीट की वजह से आपका कितना काम आसान होगा ये आप खुद नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं ये शीट इज नथिंग बट अ रिवीजन पूरा फॉर्मेट। ओके जो आपके नोट्स है वो आपको असिस्ट करते हैं और ये शीट से आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। और ये शीट बनाने में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक चैप्टर को कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाता है। ओके सीरियसली बोलो, मतलब ये शीट इस तरह से इतना, और ऐसा कोई बहुत भारी राइटिंग है अपनी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ होलसम टाइम मालिक। तो इंडिपेंडेंस आई डू थिंक ये रीड मार सकते हो, ये आसान आंसर है। गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल रिव्यूअर, ठीक है ये पंचायती है, छोड़ सकते हो, इसको इग्नोर करिए, एक बार समझ लिए। ओके ऑन साइट विजिट करना कंपलसरी है, ठीक है। तेरे को एक गाइड दिया जाएगा, टेक्निकल गाइड, उसको रीड करना जरूरी है, ठीक है। एक्सेस सारी इंफॉर्मेशन के लिए तू कर सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकता है। पीयर रिव्यू में एब्स्ट्रैक्ट लेना नामुमकिन था, इसलिए रिप्रोडक्शन चाहिए था, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकता है। डिटेल्ड कमेंट्स तू देगा जब क्यूआरबी को और क्यूआरजी को रिपोर्ट देगा तो डिटेल्ड कमेंट के साथ देगा, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देगा। ओके जो क्यूआरबी है ओके उनके कुछ गाइडेंस है, वो कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे तेरे को, तो तूने गाइडेंस लेने चाहिए। अदर गाइडेंस कैन बी गिवन बाय दिस। यू शुड क्लियरली आइडेंटिफाई व्हिच इज मटेरियल एंड व्हिच इज नॉन मटेरियल। ऐसे हो सकता है नॉन कंप्लायंस हो, लेकिन सारे नॉन कंप्लायंस मटेरियल नहीं होते, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहिए। यू बिल्ड योरसेल्फ रिव्यू प्रोसेस, इन शॉर्ट रिव्यू प्रोसेस कभी नहीं होगा। ओके यानी उसने क्या करना चाहिए, कंप्लायंस अप्रोच करेगा, सब्सटेंटिव अप्रोच करेगा, इसका कोई आंसर नहीं होने वाला आपके सिलेबस में, क्योंकि यहां पर टेक्निकल रिव्यूअर खुद अपना रिव्यू प्रोसेस देगा डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? उसमें अगर आपको याद होगा तो पिछले पेयर रिव्यू में आपने पढ़ा था भाई कंप्लायंस अप्रोच होना चाहिए, सब्सटेंटिव अप्रोच होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। यहां पर सच कुछ नहीं होने वाला। सर क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज ही शुड बिल्ड हिज ओन रिव्यू प्रोसेस। एंड अगर कोई फ्रॉड आपको मिला होगा CAFUR में, तो आपने वो पैराग्राफ में रिपोर्ट, आपके रिपोर्ट में एक पैराग्राफ के फॉर्म में फ्रॉड का जिक्र करना चाहिए। दैट्स इट। ये गाइडलाइंस है एक्चुअली, गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल रिव्यूअर। यानी टेक्निकल रिव्यूअर जब रिव्यू करने जाएगा तो उसको गाइडलाइंस दी गई है भाई, ऑन साइट विजिट करना, ओके गाइड पढ़ के जाना, एक्सेस करना, एब्स्ट्रैक्ट भी निकालना, डिटेल कमेंट करना, अदर गाइडेंस कुछ दिए तो वो भी फॉलो करना, मटेरियल नॉन मटेरियल को डिवाइड बरोबर कर लेना, उसके साथ में ओके अपना खुद का एक प्रोसेस डिजाइन करना, और अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो रिपोर्ट में मेंशन करना। दैट्स इट। And last comes into picture is stage wise approach for quality review process, and again this stands to be very important because this is again a question answer examination point of view. तो भाई स्टेज वाइज अप्रोच की बात करते हैं मालिक, स्टेज वाइज अप्रोच ऑफ क्यूआर प्रोसेस। नाउ व्हाट इज स्टेज वाइज अप्रोच ऑफ क्यूआर प्रोसेस? एकदम लॉजिक इजी है। सबसे पहले ओके क्यूआरबी किसको बताएगा? क्यूआरजी फॉर्म करेगा। बताएगा मतलब क्यूआरजी फॉर्म करेगा, तो क्यूआरबी शुड फॉर्म क्यूआरजी। अब देखो उधर क्या था, उधर किसको पहले इन्फॉर्म किया, फिर अपॉइंटमेंट क्या हुआ, एकदम एक एक लाइन के आंसर थे। इसमें भी एक लाइन के आंसर है, लेकिन यहां पर एम्फेसिस क्यूआरजी का है। और एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बोल सकता हूं, क्यूआर प्रोसेस और यहां पर था क्यूआर, अगर आप देखोगे तो यहां पर है क्यूआर असाइनमेंट, ये दोनों हाईलाइट करके रख लेना। क्यूआर असाइनमेंट और क्यूआर प्रोसेस, सर मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? क्यूआर प्रोसेस आया तो क्यूआरजी का जिक्र बहुत ज्यादा आएगा, क्यूआर असाइनमेंट आया तो क्यूआरजी का जिक्र एक लाइन में आएगा, लास्ट लाइन। ओके क्यूआर असाइनमेंट आया तो क्यूआरजी का जिक्र सिर्फ एक लाइन ही है, लास्ट लाइन। और क्यूआर प्रोसेस आया तो क्यूआरजी का जिक्र होगा, क्योंकि क्यूआरजी मेजर रोल प्ले कर रहा है, और जो अपने को क्यूआर असाइनमेंट में नहीं बताया गया, तो क्यूआरजी का रोल क्या है देखेंगे अपन। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर ओके असिस्टिंग करेगा विद क्यूआरजी। सर इसका मतलब क्या है? ओके ऐसा हो सकता है ओके जो भी क्यूआरजी है, रिव्यू ग्रुप है, ओके बॉस उनको पता करना है और क्या चीज है, क्या नहीं है, तो टेक्निकल रिव्यूअर उनको असिस्ट करेगा, उनको बताएगा ये ऐसा क्यों लिखा है उसने, ये ऐसा क्यों लिखा है। ऑन साइट रिव्यू करेगा, ऑन साइट रिव्यू करने के बाद मालिक ओके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाएगी, और वो किसको जाएगी? AFUR, और वो AFUR कमेंट्स देंगे, कमेंट्स टेक्निकल रिव्यूअर फाइनल रिपोर्ट में क्यूआरबी को देगा। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ये तो कोई नया नहीं आ रहा है मालिक आपके पास। ओके सेम सिनेरियो, ऑन साइट रिव्यू होने के बाद, ऑन साइट रिव्यू कंपलसरी है। अब आप देखिए यहां पर क्यूआरजी का काम आ रहा है। क्यूआरजी, ये क्यूआरजी का पॉइंट है, तो क्यूआरजी का पॉइंट इसको ध्यान रखिए। क्यूआरजी डायरेक्शन दे सकता है टेक्निकल रिव्यूअर को, ठीक है भाई। क्यूआरजी एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगा सकता है टेक्निकल रिव्यूअर से, और क्यूआरजी इंटरैक्ट कर सकता है टेक्निकल रिव्यूअर से। मां कसम क्यूआर बोर्ड, क्यूआरबी नहीं बोल रहा हूं, क्यूआरजी 3 चीजें कर सकता है। ओके वो टेक्निकल रिव्यूअर को बोल सकता है ऐसा करके दे, ओके वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, या क्यूआरजी टेक्निकल रिव्यूअर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरैक्ट मतलब उसको क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए बुला सकता है, लेकिन ये कब होता है? अगर 3 चीजें हैं तो। अगर
यहां पर कुछ नेसेसरी पॉइंट है जो डिस्कस करने ही पड़ेंगे। अगर भाई क्यूआरजी को मालूम पड़ रहा है देयर इज अ डिफरेंस इन एएफयूआर एंड टीआर, टेक्निकल रिव्यूअर कुछ बोल रहा है और एएफयूआर कुछ अलग ही बोल रहा है और इन दोनों में डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क है, तो भाई इंटरेक्ट करने के लिए बुला सकता है। और अगर क्यूआरजी डिससैटिस्फाइड है कि नहीं नहीं भाई यार टेक्निकल रिव्यूअर ने अपना काम बरोबर नहीं किया है, तो क्यूआरजी बुला सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने। ओके देखो आपकी रिपोर्ट चली गई और जब रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट जब क्यूआरबी को जाएगी तब क्यूआरजी के पास भी वो रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि क्यूआरजी बताएगा और क्यूआरबी को करना क्या है और रिकमेंडेशन फिर क्यूआरबी देगी। तो क्यूआरजी को अगर रिपोर्ट गई है तो क्यूआरजी ओके क्या करेगा, तीन चीजें करेगा। ओके टीआर को डायरेक्शन देगा कि भाई और ऐसे करके आ, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगा सकता है या इंटरेक्ट कर सकता है टीआर के साथ। और इंटरेक्ट कब करेगा, तीन चीजें नेसेसरी है या कोई डिफरेंस ऑफ बहुत भयंकर डिफरेंस है एएफयूआर और टीआर के बीच में, और तीसरा उनको लगता है कि टीआर के काम से वो डिससैटिस्फाइड है। ठीक है मालिक। ओके सर ऑल जॉइंट ऑडिट रिव्यू, ये तो आपको पहले ही समझा चुका हो तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मेन पॉइंट आता है रिकमेंडेशंस ऑफ क्यूआरजी। अब क्यूआरजी क्या बोल सकता है केस में, यानी रिकमेंडेशन क्या क्या दे सकता है। ओके तो ये रिकमेंडेशन चार चीजों में दे सकता है। ओके जब वो रिकमेंडेशन देगा क्यूआरजी तो भाई पर्टिकुलर्स ऑफ एंटरप्राइज एंड एएफयूआर देगा, नॉन कंप्लायंस के डिटेल देगा, एविडेंसेस देगा एंड रिकमेंडेशंस देगा। यानी जब भी वो रिकमेंडेशन देगा क्यूआरजी, अब क्वेश्चन आता है रिकमेंडेशन क्या देगा, वो बाद में देखते हैं रिकमेंडेशन क्या देगा वो बाद में देखते हैं। लेकिन जब क्यूआरजी रिकमेंडेशन देगा तो एक रिपोर्ट में देगा जिसके अंदर वो चार चीजें डालेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ एएफयूआर एंड एंटिटी, ओके नॉन कंप्लायंस के डिटेल, एविडेंसेस उसके एंड रिकमेंडेशंस। और रिकमेंडेशंस ओके पैरामीटर्स के बेस पे होंगे, जो अगला पॉइंट है टू डिटरमाइन द एक्शंस ओके बाय क्यूआरजी पैरामीटर्स आर व्हाट। और ये आप याद रखना, ये अपनी औकात में क्वेश्चन आ सकता है, यानी आपको ये समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन आपको सेपरेट आ सकता है, सेपरेट इटसेल्फ। यानी एक पहले तो मेन क्वेश्चन का हिस्सा है, ये मेन क्वेश्चन का हिस्सा है सर, ये तो मेन क्वेश्चन का हिस्सा ही है। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस आया तो आपको ये लिखना ही होगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूआरजी कुछ एक्शन सजेस्ट करना चाहता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा XYZ फर्म है, उसका भाई क्वालिटी रिव्यू हुआ है और क्यूआरजी के पास वो रिपोर्ट आई है, क्यूआरजी ने सब रिपोर्ट और टेक्निकल रिव्यू से डिस्कशन किया, अब वो कुछ पैरामीटर्स एक्शन देना चाहते हैं, तो एक्शन देने के लिए उनके पैरामीटर्स क्या है। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो 3 पॉइंट दिए ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स टू डिसाइड द एक्शन। व्हाट आर द पैरामीटर्स टू डिसाइड द एक्शन? सो पैरामीटर्स आर 3। फर्स्ट, अगर भाई क्यूआरजी को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, यानी जो क्लाइंट एचयूएल जो था, ओके एचयूएल का डिस्कशन कर रहे थे, जो क्लाइंट है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया जबकि मॉडिफाइड करना चाहिए था, एसेट लायबिलिटीज में कुछ इश्यूज है, यानी सब मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी बहुत गलत हुआ है, यानी ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन आपको याद होगा तो वो हुआ है। तो इस केस में ओके आईसीआई को रिकमेंडेशन देगा, काउंसिल को रिकमेंडेशन देगा कि इस डिसिप्लिनरी डायरेक्टर से बात करिए और प्रोफेशनल एथिक्स में देखिए क्या किधर बैठ सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये कब रिकमेंडेशन देगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। मैंने खाली एक वर्ड लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, ये सिर्फ एक वर्ड लिखा है, लेकिन इसके अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मैं एक बार देख ही देता हूं। ओके क्वालिटी रिव्यू, क्योंकि बाकी तो सब आंसर इजी थे तो मैं डायरेक्टली क्वालिटी रिव्यू इसमें जा रहा हूं। ये देखिए ये वाला 7 पॉइंट, quality review group may consider the following broad parameters for determining the action recommended to board. Okay, in situation where financial statement are not materially prepared, okay यानी materially misstated in accordance with requirements, auditor has not obtained reasonable assurance, यानी reasonable assurance नहीं मिला है whether financial statement as a whole free from material misstatement or not, auditor does not express a qualified opinion जबकि उसको qualified करना था, और having obtained sufficient appropriate audit evidence, okay ये भी नहीं किया हुआ है, इस केस में okay वो काउंसिल को बोल सकते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लो, और डिसिप्लिनरी डायरेक्टर को बोल सकते हैं कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर गिल्टी डालो, सेकंड शेड्यूल अगर आपको याद होगा तो। ओके उसके अलावा अगर उसको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं थे, क्लाइंट का काम बहुत अच्छे से किया इसने, लेकिन इन्होंने टेक्निकल स्टैंडर्ड के कंप्लायंस नहीं किए, लॉज एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस नहीं किए हुए। ओके तो ये एडवाइस करेंगे एएफयूआर को, ओके किसको, ओके ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को एडवाइस करेंगे कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ये एडवाइस करेंगे, गाइडेंस देंगे कि भाई अगली बार ऐसा मत करिए, ऐसा करिए। और अगर कोई ट्राइवल नेचर के ऑब्जर्वेशन, ट्राइवल मतलब बेसिक ऑपरेशनल टास्क, ऑपरेशनल चीजें है, तो और एएफयूआर एग्री करता है ठीक है मैं करेक्टिव एक्शन ले लूंगा, अगली बार देखेंगे, छोटी मोटी चीजें इग्नोर करिए, तो इसमें ये मैटर क्लोज कर सकते हैं। तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट है, अगर क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है और इन्होंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो भाई इनकी लगनी चाहिए। दूसरा ओके भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है, भाई इन्होंने ओपिनियन भी सही दिया, लेकिन इन्होंने नॉन कंप्लायंस ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड जैसे है वैसे स्टैंडर्ड के या लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस किया, तो इस केस में ओके उनको एडवाइस करें कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर बराबर होना चाहिए। और तीसरा सिनेरियो ट्राइवल नेचर के मतलब बहुत छोटे मोटे नेचर के है तो और वो लोग एग्री करते हैं तो इसको मैटर को क्लोज कर दीजिए। दिस इज हाउ द क्यूआरजी कम्स इनटू पिक्चर, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अब देखना प्लीज अंडरस्टैंड, क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का ज्यादा जिक्र है और क्वालिटी रिव्यू
प्रोसेस में क्वालिटी रिव्यू ग्रुप का जिक्र है, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू ग्रुप मेन काम कर रही है, बोर्ड काम नहीं कर रहा है, ये मैंने आपको समझाया है। बोर्ड काम नहीं कर रहा मतलब बोर्ड ने ही ग्रुप असाइन किया है जिसकी वजह से उनको काम करने में आसानी हो, एंड दैट्स हाउ दैट स्ट्रक्चर इज अचीव्ड, एंड आई डू थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मालिक। तो यहाँ पर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला पॉइंट खत्म हो जाता है। तो अपना क्वालिटी रिव्यू में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, ओके, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड खत्म हो गया, सिलेक्शन हो गया, क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस हो गया, एंड अगर आप देखोगे तो मेजर खत्म हो गया। अब रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग इज ओनली एंड स्ट्रक्चर है, इसमें 5 कंटेंट, लेकिन इसमें कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, या आप एक बार रीड करके इग्नोर कर सकते हो। ओके, एक बार रीड करके स्ट्रक्चर रीड कर लो, ओके, स्ट्रक्चर अपडेट कर लो आपके पास। सबसे पहले वो रिपोर्ट कौन सी दे सकता है? क्लीन रिपोर्ट। कब देगा? जब कंप्लायंस विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर थिंग्स हो रहे हैं तो ठीक है। क्वालिफिकेशन दे सकता है क्या? आंसर इज यस। क्वालिफिकेशन कब दे सकता है? अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है, डीआईसी मतलब डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है, या नॉन कंप्लायंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। इन शॉर्ट, ओके, ये अपने रिपोर्ट में रिजर्वेशन रख सकते हैं। ओके, कौन? टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर अपने रिपोर्ट में रिजर्वेशन रख सकते हैं जब ये 4 चीजें हो। तो तुमने स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं किया, तुमने लॉ रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया, तुम्हारे पास डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मतलब तुम्हारे पास या तो कंट्रोल ही नहीं है, और कंट्रोल है तो काम नहीं कर रहे, और तुमने या तो नॉन कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल यानी SQC1 फॉलो नहीं किया। ठीक है मालिक, ओके। बेसिक एलिमेंट क्या होने चाहिए हर रिपोर्ट में? तो 2 चीज होनी चाहिए, ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज कैसी रही है, यानी उन्होंने ऑडिट किया उसका कैसा है, और इनके पास क्वालिटी कंट्रोल कैसा है। ओके, यानी 2 चीज होनी है, इन्होंने ऑडिट जो किया वो कैसा किया, और इनके पास क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे है, वो देखने चाहिए। 2 चीज पे फोकस रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिपोर्ट मतलब जो इन्होंने बोला है कि भाई यहां पर जब मैं बोल रहा हूं इसके एक्सप्लेनेशन दिए, क्वालिफिकेशन किस किस वजह से आ सकते हैं, तो आप क्वालिफिकेशन की लिस्ट देखिए, बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ओके, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इसको रटना ही पड़ेगा, ये 5-6 आंसर है, अपने हिसाब से रिवाइज करो और करो। पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, ह्यूमन रिसोर्स को पॉलिसी प्रोसीजर ही नहीं मालूम है, उनके जो एम्प्लॉइज है उनको पॉलिसी प्रोसीजर नहीं मालूम है, इंडिपेंडेंस का कैसे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं, एक्सपर्ट का यूज कैसे कर रहे हैं, स्किल एंड कंपिटेंस कैसे कर रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ अटेस्टेशन कैसे होता है, इनके ऑडिट प्लान बनाने के कुछ प्रोसीजर है क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हैं, ये कंप्लायंस कैसे वेरीफाई करते हैं, इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे होंगे। इन शॉर्ट, पॉलिसी प्रोसीजर ये अगर देखोगे कंप्लायंस प्रोसीजर के हिस्से ही है। ये जो है ना, नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल, डेफिशिएंसी, ये सब इस एरियाज में देखा जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जब इन्होंने बोला है तो सर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, यानी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भाई क्वालिटी रिव्यू हुआ है और ये हुआ है, ओके, विच आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। तो आप याद रखना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। वन इज, ओके बॉस, एकदम क्लियर कट क्लीन रिपोर्ट, एंड सेकंड इज क्वालिफिकेशन रिपोर्ट, एंड क्वालिफिकेशन रिपोर्ट कैन बी बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। समझ में आया क्या कुछ? ओके, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, वन इज क्लीन रिपोर्ट एंड वन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड कैन बी डन ऑन बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। ये 4 है, ये चारों ये मल्टीपल पॉइंट्स है उसके लिए। क्या पॉलिसी प्रोसीजर, मतलब ऐसा स्टेटमेंट अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा वेदर पॉलिसी प्रोसीजर्स आर देयर और नॉट, वेदर पर्सनल ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू कंप्लाइड विद सच पॉलिसी प्रोसीजर, वेदर इंडिपेंडेंस इज मेंटेन और नॉट, वेदर ट्रेनिंग इज गिवन और नॉट, वेदर एक्सपर्ट्स ओपिनियन आर यूज्ड और नॉट, वेदर स्किल एंड कंपिटेंस को उसको मेंटेन करते कि नहीं करते। ये सब स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, मैंने आपको इसके लिए बोला था ये रिपोर्ट वाला 5 आंसर है। कंसीडरेशन ऑफ रिपोर्ट, ओके, मेरे को बताओ, ओके, अगर यहां पर आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को लगा कि भाई यार ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू इन्होंने झोल मारा है, 3 तरह के झोल हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो इसके लिए ये अपने आईसीआई को बोलेगी कि भाई इसके अगेंस्ट काम कर। दूसरा, इन्होंने कुछ नॉन कंप्लायंस किया होगा तो ये खुद ही एडवाइस करेंगे और रिकमेंडेशन देंगे। और तीसरा, अगर ट्राइवल नेचर है, छोटे मोटे नेचर है, छोड़ दे, इग्नोर कर, ओके, अगली बार मत होने देना। अब पॉइंट समझो, ओके, पहला वाला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो ये तो रिकमेंडेशन करेंगे काउंसिल को, लेकिन डोंट यू थिंक एचयूएल जो मैं बात कर रहा हूं, या एचयूएल या एनीथिंग, एचयूएल को अपन नहीं लेते डिस्कशन में, लेकिन एक कंपनी है, कंपनी, ओके, एक कंपनी है, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। अब अगर वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, मिसस्टेटेड है, अगर ये मटेरियली मिसस्टेटेड है मालिक, तो मेरे को बताइए 100% आपको तो किसी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऐसे कंपनी के वाइज भी। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आता है, अगर ये पीएसयू है तो कैक को रिपोर्ट करो, और अगर अदर केस है तो बोर्ड को रिपोर्ट करो। यानी आपको एचयूएल के बोर्ड को, एचयूएल ही बोल रहा हूँ मैं, कसम एचयूएल क्यों आ रहा है बार बार, ओके, लेकिन बिकॉज वो, अरे आज पियर्स साबुन यूज किया मैंने, पियर्स साबुन निकाला था, ओके, सो पियर्स साबुन में पीछे पड़ा था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो वो पड़ा तो वही दिमाग में रह गया। ओके, मतलब बेसिकली ऐसा हो गया कि, और एक चीज सबसे खास बात क्या हुई मालिक, पिछले लॉकडाउन में हमने एक स्टॉक लाया था साबुन का, शैम्पू का, बहुत ये ऐसे चीज़ों का, पिछले साल एग्जैक्टली मार्च में जब लॉकडाउन हो रहा था, और मार्च और अप्रैल में जब वापस बीच में थोड़ा सा चालू हुआ था, मतलब एसेंशियल सर्विसेज, उस टाइम पे अपन ने ये स्टॉक लाया ताकि अपन ये समझे कि भाई कितना टाइम लॉकडाउन चलेगा मालूम नहीं, तो रख लिया। अब भी वो स्टॉक खत्म हुआ है, इमेजिन करो। पर मतलब थोड़ा सा प्लानिंग गलत हो गई, मेरे को नहीं मालूम था और लॉकडाउन होने वाला है, तो थोड़ा सा स्टॉक और लेना चाहिए था,
ओके, थोड़ा सा और स्टॉक ज़्यादा होता है और ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है, ओके, जोकिंगली, बट मेक इट श्योर एक और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ओके, ज़्यादा पंचायती मत करिए ज़िंदगी में, ओके, सब चीज़ जो होनी है वो होनी है, जो नहीं होनी है वो नहीं होनी है, खत्म स्टोरी, ज़्यादा हेडेक मत करिए, प्रॉब्लम्स तो सब जगह है, प्रॉब्लम्स मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, इट्स ओनली नाउ मेंटल स्टेटस, ओके, मैं भी खुद मेंटल स्टेटस से झून के ये अपडेट करते जा रहा हूँ और काम करते जा रहा हूँ मालिक, ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ओके, और इसके बाद दो एक्शंस बाय क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एक्शंस क्या लेगा, ये आप देख लीजिए, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है जो उसका स्कोप है, रिकमेंडेशन टू आईसीआई कर सकती है, एडवाइस टू ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू हो सकता है, नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी बॉडीज बता सकती है, यानी जैसे मैंने बताया कि भाई आरबीआई है, सेबी है, इनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो, इंटीमेट एएफयूआर के भाई ये करना चाहिए, और अगर आपने क्वालिटी रिव्यू कोई रेगुलेटरी बॉडी ने करवाया है, यानी अगर आपको याद होगा यहाँ पर सिलेक्टेड है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन दिस, ओके, कुछ फ्रॉड हुआ है और आरबीआई ने बोला है कि इस बैंक में फ्रॉड हुआ है, आप इसको चेक करवाइए, और उसकी वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से आपने क्वालिटी रिव्यू करवाया तो उसका रिपोर्ट तो आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना पड़ेगा ना, वही आपका लास्ट पॉइंट है, ओके, रेगुलेटरी बॉडी, ओके, अगर क्वालिटी रिव्यू करवाती है तो इन्फॉर्म करिए रिजल्ट्स, दिस इट, दैट्स इट, तो ये हो गया आपके क्वालिटी रिव्यू का कहानी, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, सो टेक केयर मालिक, अच्छे से पढ़िए एग्जामिनेशन के लिए, थोड़ा बहुत ये प्लस है, ओके, मेरे पर थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट रखिए मालिक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें थोड़ा सा, बिकॉज 3-4 घंटे मेरे इसमें बनाने में चले जाते हैं, और ये बनाने के बाद मेरा जो टाइम बच रहा है वो बेस्ट बेनिफिशियल टाइम है मालिक, सो टेक केयर मालिक, एंजॉय, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एलओडीआर के ऊपर अपन बात करेंगे, एलओडीआर होने के बाद फिर छोटे मोटे चैप्टर जो होंगे फटाफट मैं करते जाऊंगा मालिक।